कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए। आज की कहानी है एक ऐसे भाई की जो 6 साल बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन जो उसने घर पहुंचकर देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। नई दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक नदी के पास सुबह की धुंधली रोशनी में एक लंबा ट्रेंच कोट पहने शख्स धीरे धीरे जहाज से उतरा। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। उसका नाम था रुद्रा। लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर एक फाइटर जैसा डिसिप्लिन। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो बिना बोले भी सामने वाले को डरा दे। तभी एक वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से खूबसूरत टाइट यूनिफॉर्म में एक लेडी निकली। उसका नाम ईरा था। वो तेजी से तरफ बढ़ी और झुककर बोली, अल्फा कमांडर, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अल्फा कमांडर? आसपास खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। करोड़ों की लग्जरी कार चलाने वाली इतनी पावरफुल लेडी इस नौजवान के सामने क्यों झुकी हुई थी? आखिर कौन था ये आदमी? रुद्रा ने भीड़ को इग्नोर किया और एक सिगरेट जलाई। धुएं का कश लेते हुए उसने पूछा, 6 साल ईरा, पूरे 6 साल हो गए मुझे प्राइम केयर यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। बताओ, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? ईरा ने सीधी खड़ी होकर रिपोर्ट दी। अल्फा कमांडर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। 6 साल पहले जिस लड़की के साथ आपके रिलेशन बने थे वो झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति है, लेकिन जिसने आपको फंसाया था उस आदमी का पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कृति झा? रुद्रा का हाथ हवा में रुक गया। कृति प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। रुद्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी वो कृति होगी। 6 साल पहले रुद्रा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का सबसे होनहार मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन एक शाम किसी ने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। वो एक ऐसे मुकदमे में फंसा जिसे उसने छुआ तक नहीं था। बदनामी, कोर्ट, जेल, सबने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने आगे जाके एक नया मोड़ लिया। जेल की अंधेरी दीवारों के बीच से ही एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने उसके भीतर के सोल्जर को पहचाना। अगले 5 साल रुद्रा ने हिमालय की बॉर्डर पर गोलियों की बारिश और मौत की परछाइयों के बीच गुजारे, और 6 महीने पहले वही साधारण सा लड़का हिमालय का अल्फा कमांडर बनकर लौटा। एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांस अटक जाती है। रुद्रा ने सिगरेट को मसलकर बुझा दिया और कहा, चलो पहले घर चलते हैं। मेरे पापा 2 साल पहले गुजर गए और मैं उनके साथ नहीं था। आज मेरी सौतेली माँ का 50वां बर्थडे है। मुझे नहीं पता मेरी प्यारी सी बहन आर्या अब कितनी बड़ी हो गई होगी। आर्या, उसकी छोटी बहन जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी। 6 साल बाद वो उसे फिर से देखने वाला था। आधे घंटे बाद रुद्रा गोयंका हवेली के पिछले गेट पर पहुंचा। वो अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा शॉक उसे ही लगने वाला था। जैसे ही उसने पिछला दरवाजा धकेला, तभी पीछे से एक चीख आई। रुद्रा की सारी सेंसेस अलर्ट हो गईं। वहां रूपा नाम की एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में बचे कुचे खाने की बाल्टी थी। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसके साथ 2 हट्टे-कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वो तीनों डॉग हाउस की तरफ जा रहे थे। रूपा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मिस, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। आज का स्पेशल मेन्यू तैयार है। डॉग हाउस के अंदर एक लड़की बैठी थी, करीब 17-18 साल की, फटे पुराने कपड़ों में, बेहद कमजोर। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही रुद्रा ने उसका चेहरा देखा वो वहीं रुक गया। वो लड़की घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़े रो रही थी और बोली, रूपा आंटी, प्लीज मत करो ये खाना बासी है, इसमें कीड़े पड़े हैं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा भाई इतने सालों के बाद वापस आ रहा है। भाई? ये शब्द सुनते ही रुद्रा के पैर जम गए। ये लड़की जो डॉग हाउस में बंद थी, जिसे जूठन खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये उसकी प्यारी बहन आर्या थी। वो आर्या जो गोयंका फैमिली की लाडली थी। रुद्रा की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो रूपा के सामने आकर खड़ा हो गया। रूपा ने आखिरकार रुद्रा को पहचान लिया और हकलाते हुए बोली, तुम तो वो बलात्कारी हो। तुम जेल से कब छूटे? उसका चेहरा पल भर में ऐसे बदला जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रुद्रा की असिस्टेंट ईरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अल्फा कमांडर का मजाक, वी कांट टॉलरेट दिस। और फिर एक जोरदार थप्पड़ रूपा के गाल पर पड़ा। रूपा फिर चीखी। इस बार उसके मुंह से कुछ दांत टूटकर गिर गए। बाहर हो रहे हंगामे को सुनकर आर्या ने अनजाने में अपनी आंखें खोलकर बाहर देखा। एक ही नजर में उसे कुछ दूर खड़ा रुद्रा दिखाई दिया। रुद्रा को देखते ही आर्या की आंखों में खुशी दिखाई दी और रूपा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चीखते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों पकड़ो इस हरामजादे को। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसी और किसी भूखे भेड़िए की तरह रुद्रा की ओर दौड़े। रुद्रा ने उसकी असिस्टेंट ईरा से कहा, ईरा, बस इन्हें जान से मत मारना। दोनों हट्टे-कट्टे आदमी ये सुनकर तुरंत गुस्से से भड़क गए और बोले, बड़ा आया। उनकी रफ्तार और तेज हो गई। उन्होंने रुद्रा पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। आर्या को डर लगा। उसने घबराकर कहा, भैया बच के। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ईरा ने अपना हुनर दिखाया।
उसने तेजी से उछलकर दोनों को किक मारी और दोनों आदमी पीछे की ओर गिर पड़े। रूपा के चेहरे पर छाया पागलपन एक पल में ही गहरे डर में बदल गया। रुद्रा ने नीचे जमीन पर पड़ी रूपा को घूरते हुए पूछा, बोल, किसके कहने पर तू मेरी बहन के साथ ऐसा जैसा बर्ताव कर रही थी? एक नौकरानी होकर तेरी इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती। रुद्रा की नजरों का सामना करते ही रूपा ने डर के मारे कहा, मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। उसने बिना रुके सब कुछ उगल दिया। तब जाकर रुद्रा को समझ आया कि उसकी बहन आर्या की ये हालत क्यों हुई थी। 2 साल पहले रुद्रा के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ चारुलता और उसके बेटे कुणाल ने गोयंका फैमिली की सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। आर्या का गोयंका फैमिली की प्रॉपर्टी पर पूरा हक था। गोयंका फैमिली की सारी दौलत हड़पने के लिए उस माँ बेटे की जोड़ी ने आर्या के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे कैद कर लिया और उसके साथ कुत्तों जैसा सलूक करने लगे। उसे हर दिन बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, सिर्फ ये झूठा दिखावा करने के लिए कि वो बीमार और कमजोर है, ताकि वो कानूनी तौर पर गोयंका फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। ये सब सुनकर रुद्रा को बहुत गुस्सा आ गया। तभी उसके कान में खुशी से भरी एक आवाज आई। आर्या ने रोते हुए कहा, भैया, आप आखिरकार वापस आ ही गए। आर्या ने अपने भाई को गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रा ने आर्या की पीठ थपथपाते हुए कहा, आर्या, अब सब ठीक है। अब तुम्हें कोई बुरा इंसान तंग नहीं करेगा। अब रोना बंद करो। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। ये देखकर रुद्रा का दिल दुख से भर गया। जैसे ही रात हुई, शहर के दूसरे कोने में बसा शांति निवास महल गोयंका फैमिली की शानदार पार्टी से जगमगा उठा। रुद्रा की मां मिसेस गोयंका का आज 50वां बर्थडे था और इस शानदार मौके में शहर के एक से बढ़कर एक नामी मेहमान अपनी हाजिरी लगाने चले आ रहे थे। गोयंका फैमिली नोएडा शहर की एक मामूली सी फैमिली थी, लेकिन किस्मत तब पलटी जब गोयंका फैमिली के छोटे बेटे कुणाल ने बिजनेस में अपना दिमाग चलाया। फैमिली के हेड राजदीप गोयंका की मौत के बाद सिर्फ 2 सालों में उसने गोयंका फैमिली की प्रॉपर्टी डबल कर दी थी। इसके अलावा उसकी सगाई प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के 3 सबसे बड़े फैमिलीज में से एक जोशी फैमिली की बड़ी बेटी चित्रा जोशी से हो चुकी थी। इसी एक रिश्ते ने नोएडा शहर के पूरे अमीर तबके को उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उस ग्रैंड हॉल के बीच में कुणाल खुद मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी एक अनाउंसर की आवाज गूंजी, गुप्ता ग्रुप के जनरल सोलंकी अपनी वाइफ के साथ पहुंच चुके हैं। कुणाल ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, जनरल सोलंकी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। उसकी बातें भले ही पोलाइट थी, लेकिन उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लगातार अंदर आते मेहमानों को देखकर कुणाल की घमंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे अचानक अपने बड़े भाई रुद्रा की याद आ गई। कुणाल ने सोचा कि रुद्रा तो शायद अभी भी जेल में होगा। एक समय था जब वो हमेशा रुद्रा के पीछे छिपा रहता था, लेकिन अब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। एक बार वो अगर आर्या को रास्ते से हटवा दे तो वो खुद अकेला गोयंका फैमिली का वारिस बन सकता है। इसी बीच अनाउंसर ने फिर से अनाउंसमेंट की, और अभी स्वागत करते हैं गोयंका फैमिली के बड़े बेटे रुद्रा का, जो बर्थडे की बधाई देने यहाँ पहुंचे हैं। रुद्रा का नाम सुनते ही कुणाल के होश उड़ गए। वहाँ मौजूद कई मेहमान भी नाम सुनने के बाद चौंक गए। क्या गोयंका फैमिली का बड़ा बेटा रुद्रा वही मुजरिम था जिसने 6 साल पहले झा फैमिली की बड़ी बेटी कृति के साथ जबरदस्ती की थी? हॉल की रोशनी में रुद्रा का चेहरा सबके सामने आ गया। तुरंत ही कई लोग आपस में बातें करने लगे। एक मेहमान ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे, ये तो सच में वही मुजरिम है जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के केस में अंदर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एक ने अपनी राय दी, शायद ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आया है। कई लोगों ने रुद्रा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कुणाल ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन कुछ ही पल में वो घबराहट एक तेज हंसी में बदल गई। वो तुरंत रुद्रा की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भैया, यकीन नहीं हो रहा कि आप माँ के बर्थडे पे वापस आ गए। मानता हूँ उस वक्त आपने गलती की थी, लेकिन आखिर हम एक ही खून के भाई हैं। ये कहकर उसने रुद्रा को गले लगाने की कोशिश की। रुद्रा ने मन ही मन सोचा, कितना बड़ा मक्कार है, अपनी ही बहन को तकलीफ देने वाला कमीना, और अब मेरे साथ भाईचारे का नाटक कर रहा है। रुद्रा ने हल्के से अपने कदम पीछे हटाए और कहा, दूर रह मुझसे। क्या हालत कर रखी है तूने मेरी बहन की? गोयंका फैमिली की जायदाद को हड़पना चाहता है? कुणाल की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। कुणाल ने तुरंत आरोप लगाते हुए कहा, बड़े भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहन आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी हड़पने का कोई इरादा नहीं है। रुद्रा की आवाज फिर से गूंजी, चुप हो जाओ। मैं आज यहाँ सिर्फ आर्या के लिए इंसाफ मांगने आया हूँ। आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुझे सबक सिखाना ही होगा। रुद्रा के शब्दों से हर कोई चौंक गया। कई लोगों की नजरें शक के साथ कुणाल की ओर घूम गई। कुणाल ने सोचा कि अब इस बेकार बड़े भाई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। कुणाल ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे आदमी की नजर वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब अगर तुम्हें पता भी चल गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रुद्रा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने शांत भाव से पूछा, सच में? अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। किसी के समझने से पहले ही वो कुणाल के सामने पहुंच चुका था। बिना किसी दिखावे के उसने फुर्ती से कुणाल का हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने घबराते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मुझे। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा। हल्का सा दबाव डालते ही कुणाल की वहां टूटने की तेज आवाज हुई।
फिर उसने ऊपर देखा और शांत ठंडे स्वर में कहा, भाई होने के नाते मैं तुम्हारी सिर्फ एक बांह तोड़ रहा हूँ। इसके बाद कुणाल की दर्दनाक चीखें तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठी। वो जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ मौजूद लोग सन्न रह गए। तभी हॉल के दूसरे छोर से एक रोबदार गुस्से से भरी आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? एक खूबसूरत मिडिल एज लेडी एक बुजुर्ग आदमी और कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर आई। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि चारुलता थी। चारुलता जैसे ही बाहर आई उसकी नजर कुणाल पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और बोली, कुणाल मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? चारुलता के पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने भी भौहें सिकोड़ ली। वो जानना चाहता था कि जोशी फैमिली के होने वाले दामाद को छूने की हिम्मत किसने की थी। कुणाल ने पागलों की तरह चीखा, माँ, इस कमीने ने किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान से मरवा दें। चारुलता ने अनजाने में उस दिशा में देखा। रुद्रा को देखते ही उसके चेहरे पर पहले हैरानी उभरी, लेकिन तुरंत ही वो नफरत में बदल गई। वो जोर से बोली, तूने मेरे बेटे का हाथ तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अभी के अभी कुणाल से माफी मांग, वरना आज तू इस हॉल से बाहर नहीं जा पाएगा। रुद्रा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने लापरवाही से कहा, तुम मुझे धमका रही हो? तुम होती कौन हो? चारुलता समझ नहीं पाई कि क्या कहे। तभी पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा ये तो दिलचस्प है। तो तुम वही रुद्रा हो जिसने झा फैमिली की छोटी बेटी के साथ गलत किया था? चारुलता के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी और उसने जल्दी से कहा, मैनेजर जोशी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। मैं चाहती हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक मेहमान ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, अरे ये तो जोशी फैमिली के हेड मैनेजर चिन्मय जोशी हैं। सुना है ये एक असली मार्शल आर्टिस्ट हैं। दूसरे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये भी सुना है कि उन्होंने एक ही मुक्के में एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन को गिरा दिया था। इन लोगों की चर्चा सुनकर रुद्रा ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए लापरवाही से कहा, एक बूढ़े आदमी में इतनी जान? चिन्मय जोशी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मौत को दावत दे रहा है तू? उसने हाथ उठाकर एक मुक्का रुद्रा की छाती की ओर घुमाया। रुद्रा ने चिन्मय को रोकने के लिए अपना मुक्का उठाया। एक दबी हुई थम की टक्कर के साथ दोनों मुट्ठियां हवा में टकराई, लेकिन अगले ही पल चिन्मय जोशी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। एक पल में पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अभी अभी उन्होंने सुना था कि चिन्मय जोशी काफी मजबूत है, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। रुद्रा ने उसे सिर्फ एक मुक्के में दूर फेंक दिया था। रुद्रा अब चारुलता और उसके बेटे की ओर बढ़ रहा था। चारुलता और कुणाल के चेहरे अचानक बदल गए। दोनों ने एक साथ कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा उन दोनों के पास आकर रुका और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें बर्थडे की बधाई देने आया था। आज से मेरा तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने हाथ में रखा गिफ्ट का बॉक्स जमीन पर रख दिया और मुड़कर चला गया। दर्शकों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि कब वो पार्टी से चला जाए। लेकिन जैसे ही रुद्रा दरवाजे से बाहर निकलने वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उस एक पल की खामोशी में वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया। ये आदमी अब और क्या करने वाला था? चारुलता और कुणाल के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। सब लोग परेशानी में थे कि तभी रुद्रा धीरे से उन माँ बेटे की तरफ मुड़ा। उसकी बर्फीली आवाज एक बार फिर पूरे हॉल में गूंजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पापा की मौत से तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं होगा, वरना अगली बार सिर्फ एक हाथ टूटने जितनी आसानी से मामला खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो बिना एक और पल रुके हॉल से बाहर निकल गया। कुणाल ने उस दिशा में घूरते हुए एक जख्मी जानवर की तरह गुर्रा कर कहा, घटिया इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बचपन से ही रुद्रा उससे हर चीज में ज्यादा काबिल था। कुणाल ने सोचा था कि रुद्रा के जेल जाने के बाद वो कभी उससे आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। हॉल का शोर पीछे छूट चुका था। शांति निवास महल के मेन गेट पर एक लग्जरी कार खड़ी थी। रुद्रा को पायलट सीट पर बैठा था और गाड़ी चला रही ईरा से अपनी बहन की हालत के बारे में पूछ रहा था। ईरा ने रिपोर्ट देते हुए कहा, आर्या मैडम को नंदनवन विला में शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी मदद से उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन वो बार बार आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। रुद्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की बिल्कुल बचपन जैसी ही है, चलो वहीं चलो। लेकिन उसका दिल भारी था। पापा गुजर चुके थे। वो खुद हिमालय बॉर्डर पर दूर था और पीछे उसकी बहन चारुलता के जुल्म सह रही थी। उसने कसम खाई कि अब अपनी बहन पर जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। रुद्रा ने मन में सोचा, इस सब की जड़ चारुलता और उसका बेटा तो है ही, लेकिन असली गुनहगार तो वो है जिसने मुझे उस रात फंसाया था। इस बार मैं उसी को ढूंढने वापस आया हूँ। आधे घंटे बाद नंदनवन विला के विला नंबर 1 के गेट पर गाड़ी रुकी। रुद्रा कार से उतरा। ये विला चारुलता के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, उसकी बहन के आराम के लिए ये जगह सही थी। जैसे ही वो कार से उतरा, उसने देखा कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। वो विला के गेट के पीछे डरपोक अंदाज में छिपी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेचैनी से बाहर की ओर देख रही थी। वो आर्या थी। रुद्रा को कार से उतरते देख आर्या की आंखों में एक चमक आ गई। वो फौरन बाहर निकली और बोली, भाई। वो भागकर रुद्रा के गले लग गई, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल वो कहीं गायब न हो जाएगा।
रुद्रा ने आर्या का सिर सहलाते हुए कहा, आर्या मेरी गुड़िया, तू बाहर क्यों आ गई? अभी तो तू कमजोर है, चल अंदर चल के आराम कर। मैं तुझे उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर वो नीचे झुका, आर्या को अपनी पीठ पर आने का इशारा करते हुए। आर्या की आंखें तुरंत चमक उठी और वो खुशी खुशी बोली, मेरे भाई दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वो रुद्रा की पीठ पर चढ़ गई। कुछ दूर खड़ी ईरा ये सब देख रही थी। ये वही अल्फा कमांडर था जिसने हिमालय बॉर्डर को हिला कर रख दिया था, और इस पल वो एक लड़की को अपनी पीठ पर बिठाए हुए था। लेकिन ईरा जानती थी कि उनके पिता की मौत के बाद उनके दिल में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, एक उनकी बहन आर्या और दूसरी कृति, जिसने 6 साल पहले उनके साथ वो रात गुजारी थी। आर्या को पीठ पर उठाए विला के अंदर ले जाते हुए रुद्रा लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। उसकी बातों से उसे पता चल रहा था कि पिछले 2 सालों में उसने कितने बुरे दिन देखे थे। जिस दिन उनके पापा की मौत हुई, उसी दिन से चारुलता और उसके बेटे ने ऐलान कर दिया कि आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, और उसी पल से उसे गोयंका फैमिली के घर में कैद कर दिया गया था। शुरुआत में तो ये सिर्फ कैद थी, लेकिन बाद में टॉर्चर शुरू हो गया। उन्होंने उसे एक डॉग हाउस में रहने के लिए मजबूर किया, उसे बचा हुआ खाना खाने पर भी मजबूर किया। अगर वो नहीं खाती तो वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देते थे। रुद्रा के भीतर दबा हुआ गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फिर से भड़क उठा। उसने मन में कहा, सिर्फ कुणाल का हाथ तोड़ना ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने बहुत ज्यादा नरमी दिखा दी। एक भयानक जानलेवा इरादा उसके पूरे वजूद में फैल गया। रुद्रा से निकल रहे उस जानलेवा इरादे को महसूस करके आर्या डर गई। उसने घबराते हुए पूछा, भाई आप क्या कह रहे हैं? रुद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन अपने जानलेवा इरादे को काबू में किया और प्यार से आर्या को कंबल उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं मेरी गुड़िया, भाई तुझसे वादा करता है अब भविष्य में तुझे कोई भी बुरा इंसान तंग नहीं करेगा। आर्या ने चुपचाप सर हिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसका हाथ रुद्रा की आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था। जब तक आर्या की सांसें गहरी नहीं हो गईं, रुद्रा वहीं बैठा रहा। इसके बाद ही वो आहिस्ता से कमरे से निकला और बाहर आंगन में आ गया। वहाँ ईरा पहले से मौजूद थी। ईरा ने सम्मान के साथ रुद्रा के लिए 1 कप गर्मा गर्म मसाला चाय डाली और धीरे से कहा, अल्फा कमांडर, जांच पूरी हो गई है। 6 साल पहले के हंगामे के बाद मिस कृति को झा फैमिली से निकाल दिया गया था। वो अब प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी की डायरेक्टर है, और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। ये पुष्टि हो गई है कि वो आपकी अपनी बेटी है। चाय पीते हुए रुद्रा का हाथ हवा में ही कांप कर रुक गया। उसने हैरानी से पूछा, बेटी? मेरी एक बेटी है? एक पल की हैरानी के बाद उसके दिल में एक मजबूत खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल पहले का वो हादसा उसे एक बच्चे का पिता बना देगा। वो जितना खुश था उतना ही गहरा पछतावा भी उसे महसूस हो रहा था। ये सोचना मुश्किल नहीं था कि कृति ने झा फैमिली से निकाले जाने के बाद अपनी बेटी के साथ कैसे गुजारा किया होगा। ये सोचते हुए रुद्रा ने निर्देश दिया, ईरा जाओ और इंतजाम करो, मैं कल से प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करूंगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल उन दोनों माँ और बेटी की हिफाजत करने के लिए करना चाहता हूँ। ईरा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, आप एक स्कूल के डॉक्टर बनेंगे? उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अल्फा कमांडर असल में एक स्कूल का डॉक्टर बनने जाएंगे। इस पूरे एम्पायर में कितने बड़े बड़े लोग अल्फा कमांडर से अपने इलाज के लिए भीख मांगना चाहते हैं। रुद्रा ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही इंतजाम करो, ये एक ऑर्डर है। ईरा ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी कमांडर। अगली सुबह रुद्रा ने नॉर्मल कपड़े पहने और स्कूल के हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंटों को आते जाते हंसते बतियाते देखकर रणभूमि में लाशें बिछाने वाले एक पुराने सिपाही का थका हुआ मन इन बेफिक्र नौजवानों को देखकर एक पल के लिए शांत हो गया। 6 साल, पूरे 6 साल उसने जेल की अंधेरी कोठरी में गुजारे थे। उसने एक गहरी सांस ली जिसमें आजादी तो थी, लेकिन साथ ही एक कसक भी थी। थोड़ी देर में रुद्रा स्कूल के हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि आगे कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। उसकी नजरों ने फौरन उस असामान्य भीड़ को भांप लिया। उसने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर लोगों का एक हुजूम जमा था। भीड़ से एक घबराई हुई आवाज आई, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। एक स्टूडेंट लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन चारवी जोशी है। इसके पापा प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किसी और ने घबरा कर कहा, जल्दी कोई हॉस्पिटल के अंदर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। तभी रुद्रा की नजर जमीन पर पड़ी एक लड़की पर गई। वो बेहोश हो चुकी थी, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक डॉक्टर की पैनी नजर से रुद्रा ने लड़की की हालत का जायजा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जहर दिया गया हो। रुद्रा ने मन में सोचा, इसकी सांसें बहुत तेज हैं, लेकिन चेहरा पीला नहीं पड़ा है। ये लक्षण तो किसी जहर के हैं। भीड़ में फिर से हलचल हुई। कोई चिल्लाया, रास्ता दो, डायरेक्टर कृति आ गई हैं। 2 नर्सें भीड़ को चीरती हुई आगे आईं और उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत औरत चल रही थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, उसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक मेडिकल किट थी। उस औरत को देखते ही रुद्रा की दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई। उसने मन में सोचा, ये तो कृति है। जो औरत कभी बहुत नर्म और कोमल हुआ करती थी, वो आज किसी बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडी और कठोर लग रही थी। कई लोग हैरान होकर चिल्ला पड़े। एक स्टूडेंट ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, डायरेक्टर कृति खुद आ गई हैं। अब तो चारवी बच जाएगी। दूसरे ने हाँ मिलाई, बिल्कुल, डायरेक्टर कृति स्कूल की सबसे काबिल चीफ फिजिशियन है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु से सीखा है।
तभी एक स्टूडेंट ने टॉन्ट मारते हुए कहा, अरे तुम लोगों ने 6 साल पहले वाली खबर नहीं सुनी क्या? कहते हैं कि डायरेक्टर कृति की इज्जत लूटी गई थी। एक और स्टूडेंट दुखी होकर बोला, क्या बकवास, मेरा तो दिल ही टूट गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, कृति ने ठंडी आवाज में फटकार लगाई, तुम्हारी बातें खत्म हो गई? अगर बकवास पूरी हो गई हो तो अपना मुंह बंद रखो। उस स्टूडेंट का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो भीड़ में छिप गया। जब कृति ने देखा कि अब कोई नहीं बोल रहा है तो वो नीचे झुकी और लड़की के शरीर की सावधानी से जांच करने लगी। लेकिन जल्द ही कृति की भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसका दिल रुक चुका है, हालत बहुत खतरनाक है, लगता है मुझे एक्यूपंक्चर नीडल का इस्तेमाल करना होगा। कृति ने अपना मेडिकल किट खोला और उसमें से चांदी की नीडल्स का एक सेट निकाला। वो उन्हें लड़की के शरीर में चुभाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त पास से ही एक विरोध की आवाज गूंजी। रुकिए, रुद्रा ने कहा, इस लड़की का दिल जरूर रुका है, लेकिन बीमारी दिल में नहीं है। अगर आपने नीडल से दिल को दोबारा चालू किया तो इसका उल्टा असर होगा। स्टूडेंट आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक लंबा और मजबूत कदकाठी का आदमी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, उनकी तरफ चला आ रहा था। वो रुद्रा था। कृति ये आवाज सुनकर एक पल के लिए रुक गई और उसने उस तरफ देखा। लेकिन जब उसने देखा कि आने वाला शख्स रुद्रा है तो उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में पहले हैरानी झलकी, लेकिन जल्द ही गुस्से और नफरत ने ले ली। उसकी आंखें गुस्से से रुद्रा को घूरने लगीं। कृति की गुस्से भरी नजरों को महसूस करते हुए रुद्रा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, लेकिन अभी समझाने का समय नहीं था। उसने आगे कहा, मरीज को जहर दिया गया है मिस कृति। अगर आपने लापरवाही से नीडल से दिल को चालू किया तो जहर खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे मरीज की मौत और भी जल्दी हो जाएगी। अगर कोई और होता तो वो उसे नहीं रोकता, लेकिन ये कृति थी। कृति रुद्रा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने फटकारते हुए कहा, बकवास बंद करो, मरीज का दिल रुक गया है। अगर दिल को फिर से चालू नहीं किया तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अभी यहाँ डॉक्टर मैं हूँ और तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। 6 साल पहले जो आदमी था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज वही आदमी उसे सलाह दे रहा था। ये सोचकर ही कृति को घिन आ रही थी। ये कहने के बाद उसने मरीज के शरीर में 2 चांदी की नीडल्स चुभो दी। रुद्रा का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसने कुछ समझाना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर हालात बिगड़े तो वो तुरंत हरकत में आएगा। जैसे ही 2 नीडल्स शरीर में गईं, जिस लड़की की सांसें लगभग रुकने वाली थीं, वो धीरे धीरे स्थिर होने लगी। ये नजारा देखकर हर कोई कृति की तरफ तारीफ भरी नजरों से देखने लगा। कृति के चेहरे पर भी आत्मविश्वास की एक झलक आ गई। उसने अनजाने में रुद्रा की तरफ देखा, लेकिन जब उसने साफ देखा तो उसे निराशा हुई। रुद्रा का चेहरा बेहद शांत था, जैसे सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा हो। कृति के मन में घिन और भी बढ़ गई। उसे लगा कि रुद्रा जबरदस्ती शांत बने रहने का नाटक कर रहा है। लेकिन तभी किसी ने चीख कर कहा, अरे नहीं डायरेक्टर मैम, देखिए चार्वी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी सांसें फिर से तेज क्यों हो रही हैं? कृति ने भी तेजी से उस लड़की की ओर देखा और उसका चेहरा सदमे से बदल गया। एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ गई कि हालत बेहद गंभीर है। लड़की की सांसें बहुत तेज हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा उभर आई थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कृति ने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? वो बहुत हैरान थी, लेकिन ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो तुरंत आगे बढ़कर जांच करना चाहती थी, लेकिन रुद्रा की हरकतें उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो तेजी से लड़की के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से चांदी की नीडल्स वाला एक छोटा बॉक्स निकाला, उसे खोला और सीधे 6 चांदी की नीडल्स बाहर निकाल ली। ये देखकर कि रुद्रा ने उससे पहले ही कदम उठा लिया था, कृति ने गुस्से से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्रा ने कृति के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी कलाई को एक झटका दिया और उसकी उंगलियां हवा में नाची। एक एक करके नीडल्स लड़की के शरीर पर गिरने लगी। वो चांदी की नीडल्स लड़की के शरीर के 6 सबसे महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट पर चुभ गईं। कृति, जो पहले गुस्से और हैरानी से भरी हुई थी, उसकी खूबसूरत आंखें फैल गईं। कृति ने हैरानी से कहा, ये तो एक्यूपंक्चर की काफी पुरानी तकनीक है। कहा जाता है कि इस तकनीक को फेमस एक्यूपंक्चरिस्ट गौरव हांडा ने बनाया था और इसमें मरे हुए को वापस जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी तकनीक थी, ये कब की खो चुकी थी। कृति को इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसके गुरु डॉक्टर हिमांशु ने अपनी जवानी में पूरे देश की यात्रा की थी। तब उनकी मुलाकात गहरे पहाड़ों में रहने वाले एक एक्यूपंक्चरिस्ट से हुई थी और उन्होंने अपनी आंखों से एक बार इस तकनीक का इस्तेमाल होते देखा था। पर कृति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रुद्रा को इसका इस्तेमाल करते हुए देखेगी। कृति ने मन में सोचा, ये कैसे हो सकता है? वो तो जेल गया था, वो इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? रुद्रा ने पहले जो कुछ कहा था उसे याद करके कृति के दिल में एक अजीब सी लहर उठी। क्या वो सच में मेरी भलाई के लिए रोक रहा था? जैसे ही कृति ये सब सोच रही थी, रुद्रा ने 5वीं चांदी की नीडल लगाई। 4वीं, जो अब तक तेजी से हाँफ रही थी, उसकी सांसें फिर से स्थिर हो गईं। उसी समय उसे होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली, हैरान होकर चारों ओर देखा और आखिर में उसकी नजर रुद्रा पर आकर टिक गई। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, अरे वो जाग गई, सच में जाग गई। ये आदमी कौन है? इसकी डॉक्टरी तो कमाल की है। 4वीं को जागा हुआ देखकर भीड़ में तुरंत वाहवाही की लहर दौड़ गई। अब लोग जिस नजर से रुद्रा को देख रहे थे, उसमें तारीफ और सम्मान भर गया था। जैसे ही सब लोग रुद्रा की डॉक्टरी से हैरान थे,
कृति की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। कृति ने सख्ती से कहा, तुम लोग वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो और मरीज को इमरजेंसी रूम में भेजो। दोनों नर्सों ने घबरा कर कहा, जी मैम। दोनों नर्स तुरंत एक स्ट्रेचर लेकर आईं और चार्वी को उस पर लेटाकर अंदर ले गई। फिर कृति ने रुद्रा की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, मेरे साथ अंदर आओ। इतना कहकर कृति स्कूल के हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रुद्रा ने एक कड़वी मुस्कान दी। वो जानता था कि जो होना है वो होकर रहेगा। वो इस बार प्राइम केयर वापस कृति के साथ अपने मतभेद सुलझाने ही तो आया था। 5 मिनट बाद डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी के डायरेक्टर के ऑफिस में कृति अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा भरा था। कृति ने रुद्रा की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तुमने अभी जो किया उसके लिए थैंक यू। तुमने एक जान बचाई है। लेकिन अब मुझे जवाब दो, तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? रुद्रा ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। रुद्रा ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। 6 साल पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। इस बार मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। कृति ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। कृति ने गुस्से से कहा, माफी? क्या एक माफी मेरे दिए गए जख्मों की भरपाई कर सकती है? रुद्रा ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। आने वाले समय में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जो दुख मेरी वजह से मिला है उसकी भरपाई कर सकूं। अचानक कृति आगे बढ़ी और उसने रुद्रा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज खामोशी में गूंज उठी। कृति ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, तुम क्या भरपाई करोगे? क्या तुम जानते हो 6 साल पहले तुम्हारी वजह से मुझे झा फैमिली से निकाल दिया गया था? जब मैं अकेली सड़कों पर धक्के खा रही थी तब तुम कहाँ थे? जब जिया के जन्म के समय मैं लेबर पेन से मर रही थी तब तुम कहाँ थे? याद रखना रुद्रा, तुम इस जिंदगी में मेरे कर्जदार हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। रुद्रा के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि कृति के दिल में भरी नफरत को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। सिर हिलाकर रुद्रा मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही रुद्रा जाने वाला था, ऑफिस का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोला गया। एक यंग लड़का लड़खड़ाते कदमों के साथ हाथों में फूलों का गुच्छा लिए अंदर आया। उस यंग लड़के ने सार्केज्म से कहा, वाह क्या बात है कृति झा, तो तुम मेरी पीठ पीछे एक मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। अचानक अंदर घुसा इस शख्स को देखकर रुद्रा और कृति दोनों ने उसकी तरफ देखा। कृति ने गुस्से से कहा, जयेश माथुर, अपनी जबान साफ रखो। कृति के मुंह से उस शख्स का नाम सुनकर रुद्रा की भवें सिकुड़ गई। उसे कुछ याद आया। अफवाहों के अनुसार ये लड़का एक प्लेबॉय था। अपने पिता के प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर होने का फायदा उठाकर उसने अनगिनत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुद्रा की आंखें हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं और चुपचाप हालात को देखने लगा। जयेश माथुर ने फिर से सार्केज्म से कहा, मैं कीचड़ उछाल रहा हूँ। कौन नहीं जानता कि तुम कृति झा किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाने देती, लेकिन अब तुम एक आदमी के साथ एक ही कमरे में बंद हो। क्या तुम कहने की हिम्मत कर सकती हो कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं चल रहा है? वो कृति को यूनिवर्सिटी के दिनों से ही पसंद करता था, लेकिन कृति का रुतबा और अलग थलग रहने का अंदाज ऐसा था कि उसे कभी मौका नहीं मिला। ये सिलसिला तब तक चला जब 2 साल पहले कृति ने स्कूल के हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी के लिए अर्जी दी। तब जाकर जयेश माथुर को एक उम्मीद की किरण नजर आई। हालांकि कृति को मनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लेकिन आज उसी औरत के ऑफिस में एक दूसरा मर्द मौजूद था। ये नजारा देखते ही उसकी सारी कल्पनाएं ढह गईं। कृति ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। जयेश माथुर ने एक घिनौनी मुस्कुराहट के साथ ताना मारा, सिक्योरिटी को बुलाओगी? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे परिवार के प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में शेयर्स हैं? कृति ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? जयेश ने कहा, बहुत सिंपल है, जब तक तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे जिया का पिता बनने दोगी तब तक सब ठीक है, वरना मेरा बस एक फोन तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकलवा सकता है। तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। वैसे भी वो रेपिस्ट रुद्रा तो 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अब तुम्हारे लिए भी एक साथी खोजने का वक्त आ गया है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम एक आलीशान जिंदगी जी सकती हो। कृति के दिल में कड़वाहट भर गई। उसने पिछले 2 सालों में बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया था, लेकिन अब सब कुछ फिर से बिगड़ने वाला था। कृति के चेहरे पर कश्मकश के भाव देखकर जयेश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आगे बढ़ा और कृति का हाथ पकड़ना चाहा। तभी एक जानलेवा इरादों से भरी आवाज कमरे में गूंजी, जिया तुम्हारी बेटी बनेगी? जयेश माथुर, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जैसे ही जयेश ने सोचा कि उसकी चाल कामयाब होने वाली है, उसके कान में अचानक वो आवाज पड़ी। वो खौफनाक लहजा एक तेज तलवार की तरह था जिससे वो कांप गया। उसने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि बोलने वाला वही आदमी था। जयेश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? रुद्रा ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। रुद्रा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कौन हूँ? मैं जिया का असली बाप हूँ, वो रेपिस्ट जिसका तुमने अभी जिक्र किया, जयेश माथुर। पहचाना नहीं मुझे? जयेश माथुर ये सुनकर चौंक गया। फिर उसने रुद्रा को पहचान लिया और हैरान रह गया। जयेश ने हिकारत से कहा, मैंने सोचा पता नहीं कौन है तो तुम हो। ये कचरा वापस आ गया। क्या तुम कृति के साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हो? तुम्हें कबीर झा के बदले से डर नहीं लगता? रुद्रा ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। रुद्रा ने उलझन से पूछा, कबीर झा? कबीर झा मुझसे बदला क्यों लेगा? उस जमाने में वो और कबीर झा दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन रुद्रा हमेशा उस पर भारी पड़ता था।
अब ऐसा लग रहा था कि उस जमाने में उसे फंसाने वाले शख्स के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। जयेश के चेहरे पर फौरन घबराहट छा गई। उसे एहसास हुआ कि उससे कोई बड़ी बात निकल गई है। जयेश ने घबराते हुए कहा, ये तुमने उस जमाने में कृति का रेप किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर झा फैमिली को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांगो। रुद्रा जयेश की तरफ बढ़ने लगा। रुद्रा ने धमकी भरे लहजे में कहा, तो अब मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। क्या उस जमाने में मुझे कबीर झा ने फंसाया था? जयेश गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े फूलों को एक तरफ फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्रा की रफ्तार तेज हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। फौरन जयेश के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान उभर आया और उसका आधा चेहरा सूज गया। जयेश ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का बेटा होने के नाते वो एक स्टैंडर्ड अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। इतने सालों से हमेशा वही दूसरों को सबक सिखाता आया था। रुद्रा ने कहा, शोर मत मचाओ। लेकिन जवाब में उसे रुद्रा का एक और थप्पड़ मिला जो उसके दूसरे गाल पर पड़ा। फौरन जयेश का चेहरा सूज गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। रुद्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट ठंडक से भरी हुई थी। रुद्रा ने धीरे से कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? घुटनों के बल झुको और माफी मांगो। जयेश सच में डर गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। जयेश ने कांपती आवाज में कहा, मैं सब बताता हूँ। मुझे इस मामले के बारे में यकीन से नहीं पता, लेकिन पिछले साल जब मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ शराब पी रहा था तो मैंने उसे बातों बातों में ये कहते सुना था कि उस जमाने में तुम्हें कबीर झा ने ही ड्रग्स दिए थे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ये सच है या नहीं। कृति, जो अब तक सकते में थी, जयेश की सफाई सुनकर चौंक गई। कृति ने हैरानी से कहा, क्या? उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस जमाने के मामले का ताल्लुक उसके कजन कबीर झा से था, लेकिन गौर से सोचने पर उसे याद आया कि उस मामले में वाकई बहुत सी शक वाली बातें थी। रुद्रा का दिल भी डूब गया। हालांकि वो इस बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता था, लेकिन ये मामला शायद बेबुनियाद नहीं था। रुद्रा ने अपना सिर हिलाया। उसने तय किया कि चाहे ये बात सच हो या झूठ, वो इसकी तह तक जाकर रहेगा। रुद्रा ने जयेश की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, जब तक मेरा मूड ठीक है दफा हो जाओ। जयेश ने घबराकर कहा, जी जी। जयेश को जैसे माफी मिल गई हो। वो रुद्रा से सच में डर गया था। वो तो हिंसक था और उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर था। लेकिन किसी ने भी जयेश की आंखों में पलटते वक्त चमकती हुई नफरत पर ध्यान नहीं दिया। उसे एक रेपिस्ट ने मारा था। ये रंजिश इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। जयेश माथुर के चूहे की तरह भाग जाने के बाद ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, वो बदमाश तो भाग गया। अब मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालूंगा। मुझे अभी डीन के ऑफिस में रिपोर्ट करने भी जाना है। ये कहकर रुद्रा ऑफिस से बाहर जाने के लिए मुड़ा। कृति ने उलझन से पूछा, रिपोर्ट? लेकिन जैसे ही उसने रुद्रा को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा, उसके मुंह से अचानक निकल गया, रुद्रा रुको। रुद्रा रुक गया और पलट कर देखा। कृति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ये कि जयेश माथुर बहुत छोटी सोच का आदमी है। तुमने आज उसे बुरी तरह पीटा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बेहतर होगा कुछ दिन प्राइम केयर से दूर रहो। और जिया तुमसे मिलना चाहती थी। अपनी बात खत्म करते ही उसे पछतावा हुआ। रुद्रा जिए या मरे, उससे उसे क्या? वो इस आदमी की फिक्र क्यों कर रही है? शायद इसलिए क्योंकि रुद्रा ने जयेश को भगाया था, या फिर इसलिए कि अब पता चला कि कबीर झा ने उसे फंसाया था, या फिर जिया के लिए, जो स्कूल में बिना बाप की लड़की सुनकर रोती रहती थी। रुद्रा के चेहरे पर खुशी झलक आई। जिया मुझसे मिलना चाहती है। उसका दिल उम्मीद से भर गया। कृति का दिल पिघल रहा था, मतलब उसके पास अभी भी मौका था। रुद्रा ने तुरंत कहा, मैं समझ गया, चलो काम के बाद साथ में जिया को लेने चलते हैं। कृति ने तुरंत उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शाम को 5:30 बजे एवरग्रीन किंडरगार्टन में। मैं इंतजार नहीं करूंगी, अब जा सकते हो। रुद्रा ने कहा, ठीक है। उसे पता था एक रात में सब नहीं बदलेगा। एक एक कदम आगे बढ़ना काफी था। कृति का ऑफिस छोड़कर रुद्रा सीधे डीन के ऑफिस चला गया। ईरा ने पहले से सब तय कर दिया था, इसलिए डीन ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कोई शहजादा आया हो। डीन ने चापलूसी से कहा, रुद्रा जी वेलकम। ईरा मैडम ने सब बता दिया था। यकीन मानिए, आपका यहाँ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके कंफर्ट के लिए हमने आपको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में चीफ फिजिशियन की पोस्ट दी है। रुद्रा को हंसी आ गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे तो बस कृति के पास रहना था, कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा। नौकरी ज्वाइन करने के बाद रुद्रा ने सफेद कोट पहना और इन पेशेंट डिपार्टमेंट की ओर चल दिया। उसे आज बचाई गई लड़की के शरीर से जहर निकालना था। उसने एक्यूपंक्चर तकनीक से जान तो बचा ली थी, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी इलाज था। जब रुद्रा इमरजेंसी रूम में पहुंचा तो लड़की की हालत स्थिर हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, उसके शरीर पर मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगी थी। कई डॉक्टर बिस्तर के सामने खड़े थे। उनका लीडर एक मोटा अधेड़ उम्र का डॉक्टर था, जिसके आधे से ज्यादा बाल उड़ चुके थे और तोंद कोट का बटन तोड़ने वाली थी। वो बड़े उत्साह से लड़की से उसकी तबीयत पूछ रहा था। उस डॉक्टर ने चापलूसी से कहा, चारवी जी, हमने आपकी बॉडी चेक कर ली है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जब राकेश जी आएंगे तो हम आपको दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वो अधेड़ डॉक्टर लगभग घुटनों के बल झुकने को तैयार था, यहाँ तक कि वो लड़की को कंबल ओढ़ाने में भी मदद करना चाहता था।
उसकी चापलूसी सुनकर पीछे खड़े डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी की अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं थी। ये मोटा आदमी डिप्टी डीन और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, धीरज माथुर। वो प्राइम केयर के माथुर फैमिली से था। पहले वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन था, लेकिन एक महिला पेशेंट के साथ छेड़छाड़ के लिए उसे पनिश किया गया और स्कूल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। मेडिकल सिस्टम में उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और बिना बैकग्राउंड वाले डॉक्टर उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। और ये लड़की चारवी जोशी न सिर्फ प्राइम केयर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, बल्कि नोएडा के सबसे अमीर आदमी जोशी ग्रुप के चेयरमैन चेतन जोशी की इकलौती बेटी भी थी। इसलिए धीरज माथुर उसे खुश करने के लिए इतना उत्सुक था। चारवी ने नफरत से कहा, दूर हटो यहाँ से, एक मक्खी की तरह कान में बिनबिना रहे हो, मेरा सिर घूम रहा है। मुझे वो अंकल चाहिए जिन्होंने मुझे बचाया था, तुम नहीं। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। उसने कंबल खींचकर खुद को ढक लिया। उसकी आंखें उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी, उस अंकल को ढूंढ रही थी। जल्द ही उसकी नजर रुद्रा पर पड़ी, जो अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था। उसकी आंखों में तुरंत खुशी की चमक आ गई। चारवी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, अंकल यहाँ आइए। रुद्रा अवाक रह गया। उसने मन में सोचा कि मैं रातों रात अंकल कैसे बन गया। उसने मुस्कुराकर कहा, इस डॉक्टर की बातें गलत नहीं है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हालांकि मैंने सुइयों से आपकी जान बचाई है, लेकिन बीमारी की जड़ खत्म नहीं हुई है। बेस्ट होगा आप बिस्तर पर रेस्ट करें, जब तक मैं सुइयों से आपके बॉडी से पॉइजन बाहर ना निकाल दूं। चारवी ने मीठे से कहा, ठीक है तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। वो खुद को कंबल से ढक गई, जबकि उसकी आंखें उत्सुकता से रुद्रा को देख रही थीं। ये देखकर धीरज माथुर और बाकी डॉक्टरों के होश उड़ गए। वो इस लड़की को मना नहीं सकते थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा था। अब चेतन में वो सभी मुड़े और रुद्रा को देखा। जब उन्होंने रुद्रा के शरीर पर सफेद कोट देखा तो सबके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं देखा था। खासकर धीरज माथुर का चेहरा तो गुस्से और जलन से और भी बदसूरत हो गया। उसने मन में सोचा कि ये क्या बकवास है, मैं पागलों की तरह इसकी चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इस लड़के की एक बात पर वो मान गई। हालांकि रुद्रा ने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे चारवी के बिस्तर पर गया, अपनी जेब से चांदी की सुइयां निकाली और ट्रीटमेंट शुरू करने वाला था। लेकिन ठीक इसी पल धीरज माथुर की तेज आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। धीरज माथुर ने हैसियत दिखाते हुए कहा, रुको, मैंने तुम्हें इस हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो? मिस जोशी कोई मजाक नहीं है, तुम उनका ट्रीटमेंट इतनी लापरवाही से स्टार्ट नहीं कर सकते। रुद्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की पूरी प्रोसेस डायरेक्टर ने खुद संभाली थी, जिसकी भनक धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टरों को बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही धीरज माथुर ने सवाल पूछा, डॉक्टरों की पूरी टीम भी शक भरी नजरों से रुद्रा को घूरने लगी। रुद्रा ने लापरवाही से अपना कंधा उचकाया, मैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टर से पूछिए। तो इसकी पहुंच ऊपर तक थी, लेकिन धीरज माथुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरज माथुर ने ताना कसते हुए कहा, वाह क्या मजाक है, कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट कब से करने लगा? डायरेक्टर की बात करते हो? डायरेक्टर ने तुम्हें एंट्री दे दी तो क्या तुम खुद को कोई स्पेशल समझने लगे? धीरज की बात सुनते ही दूसरे डॉक्टरों के चेहरों पर भी जहरीली मुस्कान तैर गई। हॉस्पिटल्स में एक अनलिखित रूल था, सर्जरी डिपार्टमेंट में सबसे काबिल लोग होते थे, जबकि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को सबसे निचले लेवल पर देखा जाता था। एक युवा डॉक्टर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी तो वो डिपार्टमेंट है जहाँ सबसे बेकार डॉक्टरों को भेजा जाता है, कचरा डिपार्टमेंट है। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई, डायरेक्टर ने तुम्हें उस डिपार्टमेंट में भेजा, मतलब वो खुद तुम्हें किसी लायक नहीं समझते और तुम इसे अपनी शान समझ रहे हो। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। एक और ने मजाक उड़ाया, और बेशर्मों की तरह सबको बता भी रहे हो, तुम्हारी चमड़ी तो बहुत मोटी है। उनकी नजरों में रुद्रा बस एक ऐसा आदमी था जिसने किसी की सिफारिश से एंट्री तो पा ली थी, लेकिन उसे गायनेकोलॉजी में भेजा जाना इस बात का सबूत था कि उसके पास न तो कोई खास मेडिकल स्किल थी और न ही उसकी पहुंच बहुत मजबूत थी। चारवी का सब्र अब टूट रहा था। चारवी ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है? मुझे सिर्फ अंकल पर ट्रस्ट है, मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ अंकल ही करेंगे। धीरज माथुर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने मन में सोचा कि ये सब इस रुद्रा का क्या धरा है, न जाने इसने शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी पर कौन सा जादू कर दिया। बाहर से वो शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाई। धीरज माथुर ने समझाने की कोशिश की, मिस जोशी मेरी बात तो सुनिए, आपकी कंडीशन अब उतनी सीरियस नहीं है, बस रेस्ट की जरूरत है। चारवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चारवी ने जोर से चीखा, चुप हो जाओ, तुम एक निकम्मे डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं हो, तुम्हें बस यही बोलना आता है कि रेस्ट करो रेस्ट करो। अगर रेस्ट ही करना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? सारे पेशेंट्स को घर भेज दो। धीरज माथुर ने गुस्से में दांत भींच लिए। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, चारवी ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। चारवी ने झुंझलाकर चीखा, यहाँ मेरी नजरों के सामने खड़े होकर मेरा दिमाग मत खराब करो। धीरज माथुर का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उसने नफरत भरी नजरों से रुद्रा को देखा, लेकिन रुद्रा ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। धीरज माथुर रुद्रा को घूरते हुए बोला, जब मिस जोशी ने स्पेशली तुम्हारा नाम लिया है तो तुम्हें अपना स्किल दिखाना ही चाहिए। हम सबको अपनी आंखें खोलकर देखने दो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करता है। उसने गायनेकोलॉजिस्ट शब्द पर खास जोर दिया। उसकी आवाज में जहर घुला था। बाकी डॉक्टरों के चेहरे भी बिगड़े हुए थे। वो कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट थे और एक गायनेकोलॉजिस्ट आकर उनके हाथ से पेशेंट छीन रहा था।
ये ऐसा था जैसे रुद्रा ने उन सब के मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। रुद्रा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे चार्वी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करनी है। चार्वी ने तुरंत एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपना हाथ बढ़ा दिया और खुद ही अपनी स्लीव ऊपर कर ली। ये देखकर डॉक्टरों का चेहरा और भी काला पड़ गया। रुद्रा की बातों में ऐसा क्या था? वो लोग कब से उसकी चापलूसी कर रहे थे, लेकिन इस लड़की ने उनके हाथ से पानी तक नहीं पिया और अब रुद्रा के एक बार कहने पर वो उसे पल्स चेक करने दे रही थी। डॉक्टरों की नफरत भरी निगाहों के बीच रुद्रा शांत बना रहा। उसने बस कुछ पल के लिए पल्स पर उंगलियां रखी। रुद्रा ने कहा, तुम्हारी बॉडी में पॉइजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये किसी भी टाइम खतरनाक हो सकता है। मैं तुरंत एक्यूपंक्चर यूज करके इस पॉइजन को बाहर निकालूंगा। चार्वी के शरीर में जो जहर था वो कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं था। जब तक असर नहीं दिखाता तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी और किसी भी टेस्ट में कोई सिम्टम नहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन एक बार असर शुरू हुआ तो जानलेवा होता। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था। लेकिन धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टरों के लिए ये सब बकवास थी। धीरज माथुर का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। एक मिनट रुको, हमने मिस जोशी की सारे टेस्ट किए हैं और उनकी बॉडी में पॉइजन का कोई ट्रेस नहीं है। तुम्हें तो ठीक से पल्स चेक करनी भी नहीं आती। आखिरकार उन्हें रुद्रा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। एक ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जोशी को धोखा देने की? तुम्हें तो जॉब से निकाल देना चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, हाँ बिल्कुल सही, मिस जोशी इसकी बातों में मत आइए, ये आपको फूल बना रहा है। डॉक्टर लगातार चार्वी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चार्वी ने रुद्रा पर जरा भी शक नहीं किया। जब उसे बचाया जा रहा था तब रुद्रा ने साफ कहा था कि ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं बल्कि पॉइजन है। चार्वी ने डॉक्टरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चार्वी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, तो अंकल जल्दी से मेरी बॉडी से पॉइजन निकाल दीजिए। रुद्रा ने शांति से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। मुझे तुम्हारी बैक पर नीडल्स लगानी है। ये सुनकर चार्वी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। ठीक है, मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है। इतना कहकर चार्वी ने पीछे मुड़कर देखा। धीरज माथुर और बाकी डॉक्टर अभी भी वहीं खड़े थे। धीरज माथुर के दांत गुस्से में किटकिटा रहे थे। उसने मन में सोचा कि ये रुद्रा जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है। उतने में चार्वी ने चिल्लाया, आप लोगों ने सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? जल्दी से यहाँ से निकलो। धीरज माथुर के गले में जैसे मक्खी फंस गई। वो बस बेबसी में हाथ हिलाकर सबको बाहर जाने का इशारा कर सका। दरवाजे के बाहर माहौल और भी टेंस था। धीरज माथुर का चेहरा नफरत से भरा था। एक ने फुसफुसाया, इतना घमंड किस बात का? है तो बस एक मामूली गायनेकोलॉजिस्ट। दूसरे ने कहा, वही तो, कैसे शांत बने रहने का नाटक कर रहा है, दिखावा करने वाला। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। धीरज माथुर की आंखों में एक धूर्त चमक कौंधी। धीरज माथुर ने कहा, जरा मिस्टर जोशी को आने दो, फिर देखता हूँ कि इसका घमंड कैसे चकनाचूर होता है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी चिंतित चेहरे के साथ तेजी से बाहर निकला। उसके पीछे काले कपड़ों में 2 बॉडीगार्ड्स थे। उस शख्स को देखते ही धीरज माथुर के चेहरे पर शैतानी खुशी की लहर दौड़ गई। वो तुरंत आगे बढ़ा, चेहरे पर गहरी चिंता ओढ़कर बोला। धीरज माथुर ने घबराहट दिखाते हुए कहा, मिस्टर चेतन जोशी, आप आ गए। चार्वी जी की लाइफ डेंजर में है। अगर आप नहीं आते तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता। चेतन जोशी भागे भागे आए थे। ये सुनकर वो और घबरा गए। चेतन जोशी ने धीरज माथुर का कॉलर पकड़कर पूछा, क्या हुआ चार्वी को? मुझे क्लियर बताओ। धीरज माथुर ने देखा कि उसका सबसे बड़ा वेपन आ चुका है। वो तुरंत भावुक होकर बोला, मिस्टर जोशी, चार्वी जी बिल्कुल फाइन थी। हमने उनकी सारे टेस्ट किए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सडनली एक गायनेकोलॉजिस्ट आ गया और क्लेम करने लगा कि चार्वी जी को पॉइजन दिया गया है। चार्वी भोली है और उसकी बातों में आ गई। वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। उसने एक्यूपंक्चर का एक्सक्यूज बनाकर चार्वी जी से कपड़े उतारने को कहा और हम सबको रूम से बाहर निकाल दिया। चेतन जोशी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके पास सिर्फ अपनी ये लाडली बेटी ही थी। वो भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उनकी आंखें लाल हो गई थी। चेतन जोशी ने ठंडे लहजे में पूछा, कहाँ है वो हरामजादा? धीरज माथुर ने फौरन वार्ड की तरफ इशारा किया। गुस्से के आवेश में चेतन जोशी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, दरवाजा तोड़ दो, मैं उस लड़के की हड्डियां तोड़कर उसे राख में मिला देना चाहता हूँ। अपने बॉस के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजे का लॉक टूटकर बिखर गया। अंदर घुसते ही चेतन जोशी की आंखों ने जो नजारा देखा, उससे उनके सीने में आग लग गई। उनकी बेटी चार्वी दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए बिस्तर पर कंबल लपेटे बैठी थी और रुद्रा ठीक उसी वक्त थोड़ा झुका हुआ था और उसका हाथ चार्वी की पीठ को छूने ही वाला था। चेतन जोशी ने दहाड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी और हुक्म का इंतजार किए दोनों बॉडीगार्ड्स भूखे भेड़िए की तरह रुद्रा पर टूट पड़े। रुद्रा की भौहें तन गई। उसने एक हाथ से आते हुए घूंसे को हवा में ही पकड़ लिया। बस एक हल्की सी हरकत से उसने बॉडीगार्ड की कलाई मरोड़ दी और रुद्रा ने उसे पीछे की ओर धकेला, जिससे बॉडीगार्ड लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। उसके पीछे खड़े दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन धक्का इतना जोरदार था कि वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए रुद्रा गहरी आवाज में चिल्लाया, एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा। रुद्रा का गुस्सा देखते ही दोनों बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए सन्न रह गए, जैसे किसी शिकारी जानवर के सामने आ गए हों।
चेतन जोशी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे हिचकिचा रहे हैं। चेतन जोशी ने उन्हें डांट लगाई। खड़े क्या हो? तुम लोगों को यहाँ टाइम पास करने के लिए रखा है क्या मैंने? रुद्रा की आंखें गहरी हो गईं। उसने मन में सोचा कि इस जहर को शरीर से बाहर निकालना ही होगा। मैंने अभी अभी जहर को एक जगह खींचने के लिए नीडल्स लगाई थी और बस उसे निकालने ही वाला था कि इन लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। वो ये सोच ही रहा था कि बिस्तर पर लेटी चार्वी को भी होश आया। चार्वी ने घबराई हुई आवाज में कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? ये अंकल तो पॉइजन निकालने के लिए मेरा एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? चेतन जोशी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि रुद्रा के हाथ में अभी भी एक पतली चांदी की सुई थी। अगर वो अभी जबरदस्ती अंदर न घुसे होते तो शायद रुद्रा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुका होता। चेतन जोशी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक चार्वी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून का एक गहरा लाल फव्वारा फूटकर बिस्तर पर फैल गया। दर्द की लहर उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ये नजारा देखते ही चेतन जोशी का दिल बैठ गया। वो घबराहट में डॉक्टरों को आवाज लगाने लगे। दरवाजे पर खड़े धीरज माथुर और बाकी डॉक्टर फौरन अंदर भागे। बिस्तर पर फैले खून को देखकर उन सब की रूह कांप गई। रुद्रा ने अपनी उंगलियां चार्वी की पल्स पर रखी। पॉइजन उस बांध से तेजी से बाहर निकल रहा है और टाइम पर सही डायरेक्शन न मिलने के कारण अब वो पूरी बॉडी में बेलगाम होकर दौड़ रहा है। सडनली खून की उल्टी भी इसीलिए हुई क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर अचानक से जबरदस्त प्रेशर पड़ा था। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि अब वो पॉइजन नहीं निकाल सकते थे। सिल्वर नीडल से गाइडेंस पॉइजन के सोर्स से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अब बॉडी में फैल जाने के बाद कोई सोर्स बचा ही नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार करना। इंतजार करना कि ये उमड़ता हुआ पॉइजन पूरी बॉडी में फैलकर स्टेबल हो जाए और फिर उसे डायरेक्शन देकर बाहर निकाला जाए। मगर इस वक्त धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टर इंतजार नहीं कर सकते थे। धीरज माथुर ने चिल्लाकर कहा, हटो सामने से। उसने जल्दी से स्टेथोस्कोप अपने कानों पर लगाया। हार्ट बीट जो नॉर्मल से लगभग दोगुनी तेज थी, उन्हें सुनकर वो पूरी तरह से सन्न रह गया। उसके बगल में खड़ा एक डॉक्टर लगभग रोते हुए बोला, वाइस प्रेसिडेंट अब क्या करें? मिस जोशी का ब्लड प्रेशर 300 के पार जा रहा है। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अभी तो सब ठीक था। धीरज माथुर को लगा जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चेतन जोशी की तरफ देख भी सके। दूसरे डॉक्टरों के चेहरे भी राख की तरह सफेद पड़ गए थे। अब किसी भी तरह की टेस्ट का कोई मतलब नहीं था। चार्वी की इस कंडीशन का मतलब था कि वो किसी भी पल मर सकती थी। चेतन जोशी को लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। चेतन जोशी ने दहाड़ते हुए कहा, बचाओ उसे, देख क्या रहे हो? चेतन जोशी शहर के सबसे अमीर आदमी का रुतबा और कंट्रोल हवा में गायब हो चुका था। उन्होंने धीरज माथुर और बाकियों को गुस्से से देखा। डॉक्टरों की टीम समझ गई थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ डरपोक डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगे। एक ने कहा, चेतन सर इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर काम कर रहा था। दूसरे ने तुरंत बात काटी, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस देखने के लिए यहाँ आया था, मैंने कुछ नहीं किया। तीसरे ने चिल्लाकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट जैसा कहते हैं हम तो वैसा ही करते हैं। धीरज माथुर की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, उसका दिमाग खाली हो चुका था। धीरज माथुर ने कांपते हुए कहा, चेतन सर मिस जोशी हमेशा से फाइन थी, मैं हर वक्त उनके साथ था, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये वही है, जरूर इसने ही अभी कुछ किया है तभी ये सब हुआ है। धीरज माथुर ने अचानक अपनी कांपती हुई उंगली रुद्रा की तरफ उठा दी। वैसे भी उस वक्त वार्ड में कोई नहीं था और किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। वो इस मामले का अंजाम भुगतने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन कौन जानता था कि चेतन जोशी उसकी एक नहीं सुनेंगे। उन्होंने सीधे धीरज माथुर का कॉलर पकड़ लिया। चेतन जोशी ने गुस्से से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम चार्वी को फौरन ठीक करो, सुना तुमने? फौरन। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। धीरज माथुर की टांगें कांप गईं और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। धीरज माथुर ने रोते हुए कहा, चेतन सर मैं उन्हें नहीं बचा सकता। चेतन जोशी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश होने ही वाले थे। तभी उन्हें अचानक से याद आया कि जब वो यहाँ आए थे तो सब कह रहे थे कि उनकी बेटी ठीक है, लेकिन सिर्फ रुद्रा ही ट्रीटमेंट करने पर अड़ा हुआ था। क्या इसका मतलब? चेतन जोशी ने रुद्रा की तरफ देखा, पर ये देखकर हैरान रह गए कि रुद्रा बिना एक शब्द कहे सीधे डॉक्टरों की भीड़ को एक तरफ धकेलता हुआ चार्वी के पास गया। उसने चार्वी को धीरे से पलटा ताकि उसकी बैक रुद्रा की तरफ हो जाए और फिर अपनी जेब से एक नीडल का पैकेट निकाला। रुद्रा का चेहरा शांत था, उसकी हरकतों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और स्टेबल लग रहा था। रुद्रा ने गहरी आवाज में कहा, सब चुप हो जाओ और बाहर वेट करो। रुद्रा में ऐसा रौब था कि पूरे वार्ड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। धीरज माथुर ने डरते डरते चेतन जोशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। जब उसने देखा कि चेतन जोशी ने कोई एतराज नहीं किया तो वो चुपचाप रूम से खिसक लिया। डॉक्टरों की बाकी टीम भी चूहे की तरह उसके पीछे पीछे निकल गई और जल्द ही वार्ड में शांति छा गई। चेतन जोशी के चेहरे पर उलझन थी, उनका गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। चेतन जोशी ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? रुद्रा ने सपाट आवाज में कहा, बस देखते जाइए। इतना कहकर रुद्रा ने चेतन जोशी पर और ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा फोकस ट्रीटमेंट पर लगा दिया। रुद्रा ने मनी मन सोचा कि अगर ये कोई और होता तो मैं सही गलत की परवाह किए बिना चुपचाप खड़ा देखता रहता,
लेकिन चार्वी की बीमारी स्टार्टिंग में इतनी सीरियस नहीं थी। कृति के गलत अंदाजे और जल्दबाजी में किए गए ट्रीटमेंट ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। 10 मिनट गुजर चुके थे। चेतन जोशी अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। उनकी नजरें रुद्रा के हाथों पर टिकी थी। जैसे जैसे वो रुद्रा को ट्रीटमेंट करते देख रहे थे, उनका दिल और भी जोर से धड़क रहा था। हर एक्यूपंक्चर पॉइंट पर उसकी नीडल बिना किसी झिझक के बिल्कुल सही जगह पर लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बिगिनर है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दशकों का एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट अपना काम कर रहा हो। जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ा, चार्वी के चेहरे से दर्द की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगी। हालांकि उसे अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया था, पर उसका तड़पता हुआ शरीर अब शांत हो चुका था और उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। चेतन जोशी ने मन ही मन सोचा कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं है। मैंने इसे क्या समझ लिया था, एक धोखेबाज? अरे चेतन, तू सच में पैसे के नशे में अंधा हो गया है। इसकी फिंगर्स में तो मैजिक है। जिस तरह ये नीडल्स लगा रहा है, वो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी चेतन जोशी ये साफ साफ देख सकते थे कि रुद्रा यकीनन एक मास्टर था और उन्होंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। रुद्रा ने आखिरी नीडल निकाली और रिलीफ भरी सांस छोड़ी। फिर रुद्रा ने चेतन जोशी की तरफ मुड़कर कहा, पॉइजन बाहर निकाल दिया गया है। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही कि उसकी बेटी ठीक हो गई है, चेतन जोशी लगभग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शुक्रगुजारी और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव थे। चेतन जोशी ने रुद्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। पुरानी सारी गलतफहमियों के बावजूद आपने मेरी बेटी को बचाया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से आज मेरी बेटी बच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। रुद्रा ने बड़ी सहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। रुद्रा ने बिना कोई भाव के कहा, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये आपके लिए नहीं किया। रुद्रा सच कह रहा था, उसने ये सब सिर्फ कृति के लिए किया था। चेतन जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जो भी हो, आपने मेरी बेटी को बचाया है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे इसे चुकाना ही होगा। आपको जो भी चाहिए बस कह दीजिए, मैं पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा। रुद्रा ने तब तक अपना नीडल्स वाला बैग पैक कर लिया था और उसे किसी भी तरह के रिवॉर्ड या बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रुद्रा ने जवाब दिया, जी शुक्रिया, पर मैंने ये सब किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं? ये सुनकर चेतन जोशी हैरान रह गए। वो प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी थे। ये एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी हाथ से जाने नहीं देता। उन्होंने मन में सोचा कि भला ऐसा कौन है जिसे ज्यादा पैसा पसंद ना हो। रुद्रा को बाहर जाने के लिए मुड़ता देख चेतन जोशी के दिमाग में एक विचार आया। चेतन जोशी ने जल्दी से कहा, एक मिनट रुकिए, ये 50 लाख का चेक है। मैं जानता हूँ कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते, लेकिन बिना कुछ दिए ये एहसान लेने में मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। प्लीज इसे मेरी तसल्ली के लिए रख लीजिए। रुद्रा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, चार्वी, जिसे न जाने कब होश आ गया था, उसने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा, अंकल प्लीज इसे ले लीजिए। अगर आप किसी नॉर्मल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते तो भी आप अपनी फीस तो लेते ही ना। आपने तो मेरी जान बचाई है। चार्वी को डर था कि कहीं रुद्रा ऐसे ही चला न जाए। उसे कभी भी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। रुद्रा भी यहाँ और ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। उसने मन में सोचा कि अगर मैंने ये 50 लाख नहीं लिए तो शायद ये मामला और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बेहतर है इसे लेकर यहाँ से निकला जाए। रुद्रा ने चेक ले लिया और कहा, ठीक है, मुझे और भी काम है। इस चेक के लिए थैंक यू। रुद्रा को आखिरकार चेक एक्सेप्ट करते देख चेतन जोशी ने राहत की सांस ली। अगर रुद्रा कुछ भी लेने से मना कर देता तो पता नहीं फ्यूचर में वो कितनी डिमांड्स कर सकता था। 50 लाख देकर एक ही बार में मामला सॉल्व करना सबसे अच्छा था। वार्ड से निकलने से पहले रुद्रा एक पल के लिए रुका। रुद्रा ने पलटकर चेतन जोशी से कहा, आपकी बेटी को जो पॉइजन दिया गया था वो बहुत शातिर टाइप का है। ये एक स्पेशल तरीके से तैयार किया गया पॉइजन है और इसकी मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है। बेहतर होगा कि आप ये जांच करें कि कहीं ये आपके किसी दुश्मन का काम तो नहीं। हालांकि चार्वी की जान बच गई थी, लेकिन इस पॉइजन ने उसे लाइफ और डेथ के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। चेतन जोशी को ये एहसास दिलाना भी एक तरह से हिसाब बराबर करने जैसा था। रुद्रा इतना कहकर सीधे वहां से चला गया। चेतन जोशी के दिमाग की नसें जो अभी अभी ढीली पड़ी थी फिर से तन गई। रुद्रा की बात से उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इस बार तो रुद्रा ने आकर बचा लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो? नोएडा शहर में ऐसा कौन हो सकता है जिससे उसकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी की जान के पीछे पड़ा हो? एक पल के लिए चेतन जोशी का दिमाग अनगिनत अंदाजों में डूब गया। बाहर आने के बाद रुद्रा ने एक सुनसान कोना ढूंढा और ईरा को फोन लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से ईरा की बिल्कुल सधी हुई और रेस्पेक्टफुल आवाज आई। ईरा ने कहा, अल्फा कमांडर, क्या हुक्म है? रुद्रा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या तुम कबीर झा नाम के आदमी को जानती हो? ईरा ने तुरंत जवाब दिया, मैडम का कजन ब्रदर, जो उस टाइम आपके साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में पढ़ता था। रुद्रा की आंखें थोड़ी सख्त हो गई। उसने आगे कहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो और 6 इयर्स पहले उसके आसपास रहने वाले लोगों की भी। मुझे शक है कि उस साल जो हुआ था उसका कबीर झा से कोई कनेक्शन है। ईरा की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। ईरा ने कहा, जी मैं तुरंत इसकी अरेंजमेंट करती हूँ। रुद्रा का लहजा थोड़ा नरम हुआ। रुद्रा ने पूछा, घर पर आर्या की कंडीशन कैसी है?
ईरा ने बताया, मिस ठीक है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी स्कैर्ड रहती हैं, ज्यादा बात नहीं करती और किसी अनजान शख्स को अपने आसपास देखकर डर के मारे बेकाबू हो जाती हैं। रुद्रा को ऐसा लग रहा था कि आर्या के मन पर पड़ा साइकोलॉजिकल शैडो बहुत डीप था और उसे पूरी तरह से ठीक होने में शायद काफी वक्त लग सकता था। रुद्रा ने हुक्म देते हुए कहा, उसका ख्याल रखना और कबीर झा के केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करो। कोई भी न्यूज़ मिलते ही मुझे फौरन रिपोर्ट करना। वो सच जानने के लिए रुद्रा और इंतजार नहीं कर सकता था और उस साल की इंसिडेंट में शामिल हर एक शख्स को उसकी 1000 गुना कीमत चुकानी होगी। जब नवजीवन किंडरगार्टन पहुंचा तो उसकी नजर दूर से ही गेट पर इंतजार कर रही कृति पर पड़ी। बच्चों को लेने आए पेरेंट्स की भीड़ में कृति के खूबसूरत चेहरे ने रुद्रा का ध्यान खींच लिया था। रुद्रा ने आज एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था, जैसे किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हो। वो सीधा कृति के पास पहुंचा, पर उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से आज पहली बार मिलने वाला था। रुद्रा हल्का घबराया, कृति, क्या मुझे कुछ और प्रिपरेशन करनी चाहिए थी? जैसे जिया को कुछ स्पेशल पसंद है तो मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लाना चाहता हूँ। कृति एक पल के लिए झिझकी। कृति ने ठंडे स्वर में कहा, जिया बहुत समझदार है, उसे टॉयज की जरूरत नहीं है और तुम उसकी पसंद की चीजें खरीद भी नहीं पाओगे। वो जानबूझकर रुद्रा को नीचा नहीं दिखा रही थी, बस एक सच्चाई बयान कर रही थी। जिया अपने टॉयज से बहुत अटैचमेंट रखती थी, लेकिन जो टॉयज उसे सच में पसंद आते थे वो सब बहुत महंगे और हाई एंड ब्रांड के होते थे। रुद्रा जो अभी जेल से छूट कर आया था, उन्हें खरीदने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर रुद्रा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रुद्रा ने कहा, अरे तुम बिना जाने कैसे कह सकती हो कि मैं नहीं खरीद सकता? मेरे पास भी थोड़ी बहुत सेविंग्स है। उसने मन ही मन सोचा कि जब मुझे अल्फा कमांडर का टाइटल मिला था तो उसके साथ एक सुप्रीम पर्पल गोल्ड कार्ड भी मिला था, जो दुनिया के सभी बैंक्स में चलता है और उसकी लिमिट 100 अरब है। लेकिन उसने इस बात का जिक्र करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि कृति शायद इस पर कभी बिलीव नहीं करती। कृति के मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसका एक हिस्सा रुद्रा का मजाक बनते देखना चाहता था, तो दूसरा हिस्सा एक छोटी सी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद ये आदमी सच में बदल गया हो। कृति ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जिया को एनिमेशन फिल्म का पिंक ड्रीम कैसल मॉडल पसंद है, जो 5 साल पहले बिका करता था। अब वो मिलना बंद हो गया है। मार्केट में उसकी प्राइस 50,000 के करीब है, लेकिन उसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। सच तो ये था कि इससे सस्ते टॉयज भी थे, लेकिन कृति ने जानबूझकर यही जवाब दिया था। वो देखना चाहती थी कि रुद्रा कैसे पीछे हटता है। उसे लगा था कि 50,000 सुनकर रुद्रा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्रा ने ये सुनते ही बिना किसी झिझक के अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। रुद्रा ने फोन पर कहा, मैं रुद्रा बोल रहा हूँ, मुझे एनिमेशन फिल्म का 5 साल पुराना पिंक ड्रीम कैसल मॉडल चाहिए, वही जो अब नहीं मिलता। किसी भी हाल में आधे घंटे में वो नवजीवन किंडरगार्टन के एड्रेस पे पहुंचा दो। फोन रखने के बाद उसने कृति से कहा, तुम यहीं रुको, मैं गिफ्ट लेकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वो निकल गया, पर कृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे लगा रुद्रा बस अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर में किंडरगार्टन की घंटी बजी और 2 चोटियों वाली एक छोटी सी बच्ची छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई बाहर आई। वो कृति के पास आई और अपनी नजरें उठाकर बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। अचानक वो उदास हो गई। जिया ने मासूम आवाज में पूछा, मम्मी, आपने तो कहा था कि पापा आज मुझे लेने आएंगे। कृति ने जिया को ये बताने के लिए किंडरगार्टन में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि रुद्रा के जल्दी पहुंचने पर टीचर उसे स्ट्रेंजर ना समझें। उसे क्या पता था कि वो लोग ये बात जिया को ही बता देंगे। कृति ने जिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पापा को एक जरूरी काम आ गया है बेटा, वो बस थोड़ी देर में यहाँ होंगे, क्या हम उनका यहीं वेट करें? जिया ने उदासी से कहा, ठीक है फिर। तभी कुछ लड़के दौड़ते हुए वहां आए। वो थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और अपने हाथों को मुंह पर रखकर शरारत से चिल्लाने लगे। लड़कों ने चिल्लाकर कहा, ए जिया, बिना बाप की, इसकी मम्मी है, पापा नहीं है, झूठी झूठी कहीं की। ये सुनते ही कृति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानती थी कि किंडरगार्टन में उसकी बेटी को कभी-कभी कुछ ना समझ बच्चों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने पहली बार इतना भद्दा मजाक देखा था। तभी जिया ने कृति का हाथ छुड़ाया और लड़कों के उस ग्रुप की तरफ दौड़ी। जिया ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पापा आज मुझे लेने आएंगे, वो किसी भी वक्त यहाँ होंगे, तुम लोग देखना। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे उन्होंने इस तरह की बातें पहले भी कई बार सुनी हो। एक लड़का बोला, तूने कहा था तेरे पापा आज दोपहर को लेने आएंगे, पर वो तो आई ही नहीं, झूठी कहीं की। दूसरे ने कहा, झूठी, बिना पापा वाली झूठी। सबसे मजबूत दिखने वाले लड़के शुभ ने कहा, झूठी है ये, इस पर थूको। उसने जोर से जिया खड़ी थी उस दिशा में थूका। उसे देखकर दूसरे लड़कों ने भी वही किया। कृति ने तुरंत उन लड़कों की हरकत पर रिएक्ट किया और जिया को खींचकर उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। कृति ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? किसने सिखाई है ये घिनौनी हरकत? ऐसे कोई थूकता है? कृति अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जिया को कसकर पकड़ रखा था और वो उसकी पीठ सहला रही थी। वो अपने ऊपर होने वाली रूमर्स और विस्परिंग की आदी हो चुकी थी, लेकिन जिया उसकी जान थी। जिया ने अपना सिर कृति की बाहों में छिपा लिया। जिया ने रोती हुई आवाज में पूछा, मम्मी, पापा क्यों नहीं आए? क्या वो नहीं आएंगे? क्या जिया अच्छी बच्ची नहीं है? मम्मी, पापा कब आएंगे? अपनी बेटी के सवालों का सामना करते हुए कृति ने अपना निचला होंठ काट लिया। उसके दिल में रुद्रा के लिए नफरत की एक लहर दौड़ गई। कोई बात नहीं अगर वो गिफ्ट नहीं खरीद सकता था,
लेकिन आधा घंटा हो चुका था और उसका कोई अता पता नहीं था और वो झूठ बोलता गया कि गिफ्ट लेने जा रहा है। उसकी वजह से जिया को अपने फ्रेंड्स के सामने मजाक का टारगेट बनना पड़ा और इतना इंसल्ट सहना पड़ा। रुद्रा का कैरेक्टर ही ऐसा था। ये आदमी ट्रस्ट के लायक बिल्कुल नहीं था। जब कृति जिया को कंसोल कर रही थी तो जिन लड़कों को कृति ने डांटा था वे तितर बितर हो गए, लेकिन जिस लड़के ने थूकने की शुरुआत की थी वो सिर्फ भागा नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक वहशीपन का भाव आ गया। उसने थोड़ी दूर पे अपने पेरेंट्स को देखा और तुरंत जोर जोर से हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए उन्हें बुला लिया। शुभ ने अपने पेरेंट्स से कहा, यही है, ये जिया की मम्मी है। जिया ने झूठ बोला और फिर भी इन्होंने मुझे डांटा कि मुझ में तमीज नहीं है। उस औरत ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मेरा शुभ अच्छा बच्चा है, मम्मी अभी उससे सॉरी बुलवाएगी। उसका चेहरा अपने बेटे के लिए प्यार से भरा हुआ था। साथ खड़ा पिता उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी अपनी वाइफ जैसा ही दुलार था। औरत ने कृति और उसकी बेटी की तरफ देखा और तुरंत उसका चेहरा बदल गया। औरत ने गुस्से से कहा, पागल हो क्या? तुम्हारी अपनी बेटी झूठ बोलती है और तुम मेरे बेटे को रूड कहने की हिम्मत कर रही हो? तुम माँ बेटी दोनों ही बेशर्म हो। चलो फौरन मेरे बेटे से सॉरी बोलो तो मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। कृति ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। एक पल को उसकी आंखों में नमी सी महसूस हुई, मगर वो रुक गई। वो कभी झा फैमिली की बड़ी बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो जरा भी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। उसे खुद को स्ट्रेट खड़ा होने और स्ट्रांग बनने के लिए फोर्स करना पड़ा, तभी वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकती थी। और आज जिया ने सॉरी बोल दिया तो शायद किंडरगार्टन में वो फिर कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएगी। कृति ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस ली। पहले गलती आपके बेटे और उसके फ्रेंड्स ने की है, इसलिए सॉरी उन्हें बोलना चाहिए। वो जिया की शील्ड बनकर खड़ी थी, एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सॉरी? मैं पहले सॉरी मांगू? उस औरत की आंखों में तो जैसे अंगारे उतर आए। औरत ने हंसी के साथ कहा, तो तुम एक बेशर्म भी हो हैं? तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर तुम्हारी बेटी से बदमाशी की? वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। जरा अपनी आंखें घुमा कर देखो, कहाँ हैं बाकी बच्चे? कहाँ हैं इसके साथी? वो बच्चे तो कब के हवा हो गए थे, शायद डर के मारे अपने अपने घर भाग गए थे, इसलिए वहाँ अब किसी का नामो निशान तक नहीं था। शुभ ने जिया की तरफ उंगली दिखाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये झूठी है, ये बस पढ़ने में अच्छी है और टीचर्स को खुश करना जानती है। क्लास मॉनिटर बनने के बाद तो और हवा में उड़ने लगी है। हमेशा टीचर से मेरी चुगली करती है, कहती है कि मैंने उसे डिस्टर्ब किया, इसी की वजह से मुझे टीचर से डांट पड़ती है। कृति की गोद में सिमटी हुई जिया ने अपना मुंह फुलाया। जिया ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैंने चुगली नहीं की मम्मा, टीचर ने खुद देख लिया था, वो तो मेरी हेल्प करना चाहती थी। जिया की मासूमियत देखकर कृति के दिल में एक तेज दर्द उठा। कृति ने नरमी से अपनी बेटी को सहलाते हुए कहा, मम्मा जानती है मेरी जिया दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बच्ची है। टीचर्स तुम्हें लाइक नहीं करेंगी तो किसे करेंगी? उन्होंने गलत काम किया, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। शुभ के चिल्लाने की आवाज ने उसके बाप का ध्यान भी खींच लिया, जो अब तक थोड़ा दूर खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर कृति पर पड़ी, वो एक पल के लिए चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि बच्चे के किंडरगार्टन जाने के बाद औरतें कहाँ इतनी सरी सवरी रहती हैं। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ कृति जैसी कोई ब्यूटीफुल औरत भी होगी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसका एक बच्चा भी है। कृति बहुत यंग दिख रही थी, लेकिन उसमें छोटी लड़कियों से कहीं गुना ज्यादा एक मैच्योर औरत वाला अट्रैक्शन था। खासकर उसका क्लीन और नाजुक चेहरा, जिस तरह वो इस वक्त अपनी बेटी को बचाने के लिए घुटनों पर बैठी थी, उससे उसकी ब्यूटी में एक नाजुकपन भी जुड़ गया था, जिसने उस आदमी के मन में तुरंत कुछ गंदे ख्याल पैदा कर दिए। उस तोंद वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कृति को घूरते हुए कहा, अरे अरे ऐसी भी क्या बात है? शुभ ने बताया ना कि इस बच्ची के पापा नहीं है। एक सिंगल मदर के लिए अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है ये हम समझते हैं। हमें थोड़ा सिंपैथेटिक होना चाहिए। इस छोटी सी बात को इतना बढ़ाओ मत। एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को बाद में कहीं बाहर डिनर खिलाता हूँ, साथ बैठकर 2-4 ड्रिंक्स लेंगे और ये मैटर यहीं क्लोज करते हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने लगभग बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। जब उसने 2-4 ड्रिंक्स लेंगे कहा तो उसकी गंदी नजरों से हर कोई समझ सकता था कि उसके इंटेंशंस क्या थे। कृति को घिन की एक लहर महसूस हुई। अजीब बात यह थी कि उस आदमी की वाइफ को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपने पति की बात में साथ देते हुए ताना मारा। औरत ने ताना मारते हुए कहा, ओह जरा गौर से देखो तो, चेहरा तो है ही मर्दों को फंसाने वाला। मेरे पति जो औरतों के बड़े पारखी हैं, वो भी फिसल गए देखो। फिर वो कृति की तरफ मुड़ी। औरत ने जहरीले अंदाज में कहा, मुझे तो लगता है कि तुम अकेले बच्चे को पालने की कोशिश छोड़ ही दो। मेरे पति से 2 मीठी बातें कहो, उनके साथ 1-2 ड्रिंक पी लो, क्या पता उनका दिल पिघल जाए, वो तुमसे सॉरी बुलवाने के बजाय तुम जैसी सिंगल मदर और बच्ची की हेल्प ही कर दें। कृति गुस्से से कांप रही थी, उसके होंठ थरथरा रहे थे। जिल्लत का एहसास उसके दिल में एक लहर की तरह उठ रहा था। उसका मन हुआ कि वो आगे बढ़कर इस बेशर्म पति पत्नी के मुंह पर 2-2 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने फिर भी खुद को रोका और अपने हाथों से जिया के कान ढक लिए। कृति ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए एकदम ठंडे लहजे में कहा, हो गया आपका, अब मेरी बेटी से सॉरी कहिए। वो औरत कृति की बात पर हंस पड़ी। औरत ने अपने पति से कहा, सुना आपने धीरज जी, आप तो भलाई करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन इनका रौब तो देखिए। मुझे लगता है कि ये इसी लायक हैं, इन्हें अपनी औकात ही नहीं पता, नीच लोग कहीं के। धीरज सोलंकी अचानक अपनी वाइफ पर चिल्लाया, चुप रहो,
धीरज ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और अपनी वासना भरी नजरों से कृति के अट्रैक्टिव फिगर को ऊपर से नीचे तक टटोला। धीरज सोलंकी ने अकड़ कर कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? मेरा नाम धीरज सोलंकी है और मैं जोशी ग्रुप हेडक्वार्टर में बिजनेस मैनेजर हूँ। आप शायद मुझे अच्छी तरह नहीं जानती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप नोएडा के सबसे अमीर आदमी चेतन जोशी को तो जानती ही होंगी। मैं उन्हीं के ग्रुप हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चेतन साहब की मेहरबानी से नोएडा सिटी के सभी छोटे बड़े बॉस मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो देते ही हैं। आप एक बार फिर से सोच सकती हैं। उसके लहजे में जबरदस्त घमंड और अकड़ थी। कृति जोशी ग्रुप के बारे में जानती थी और वो ये भी समझ गई थी कि ये आदमी सच कह रहा था। कृति कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इस पल में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कॉम्प्रोमाइज करने को तो हरगिज तैयार नहीं थी, लेकिन इनकार करने पर पता नहीं ये आदमी उसके और उसकी बेटी के साथ क्या कर बैठे। इस पल कृति को रुद्रा से बेपनाह नफरत होने लगी। अगर रुद्रा झूठ बोलकर अचानक गायब नहीं होता तो वो और उसकी बेटी कब के घर जा चुके होते और वो इस तरह की शर्मनाक सिचुएशन में नहीं फंसते। धीरज सोलंकी ने धमकी देते हुए कहा, तो क्या इरादा है, साथ में बैठकर ड्रिंक से सुलह करें या फिर मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? ये तो आप जानती ही होंगी कि जब तक आप और आपकी बेटी इस नोएडा सिटी में हैं, मैं आपको ढूंढ निकालने के 100 तरीके निकाल लूंगा। उसके लहजे से साफ था कि धीरज का सब्र अब जवाब दे रहा था। कृति का दिल जोर से धड़क उठा और वो वहीं फूट फूट कर रोने वाली थी। कई पेरेंट्स ये नजारा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोगों की विस्परिंग की आवाजें कृति के कानों में पड़ रही थी और हर एक वाक्य उसके दिल पे छुरियों की तरह चल रहा था। जिया के कानों को ढके हुए उसके हाथ कांप रहे थे। तभी इमरजेंसी ब्रेक की तेज चीख के साथ एक काली लग्जरी गाड़ी किंडरगार्टन के गेट पर आकर रुकी। काले सूट में एक नौजवान गाड़ी से बाहर निकला। उसने पूरे सीन पर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वो शख्स नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। एंगल की वजह से उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठी कृति और उसकी बेटी को नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरज सोलंकी का दिल इस शख्स को देखकर एक पल के लिए धक से रह गया। वो फौरन उसके पास गया। धीरज सोलंकी ने बड़ी विनम्रता से कहा, फरहान साहब, क्या कोइंसिडेंस है, आप यहाँ कैसे? मैं तो अपने बेटे को स्कूल से लेने आया था। क्या आपका बच्चा भी यहीं पढ़ता है? फरहान ने उसे देखा। धीरज का चेहरा देख उसे याद आया। फरहान ने कहा, तुम बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, है ना? मुझे याद है तुम्हारा सरनेम सोलंकी है। धीरज सोलंकी मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं। उसने जल्दी से अपनी वाइफ और बेटे को पास आने का इशारा किया। धीरज सोलंकी ने इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये नोएडा के सबसे अमीर आदमी यानी हमारे जोशी ग्रुप के चेयरमैन के असिस्टेंट हैं, पर्सनल असिस्टेंट फरहान साहब। जल्दी नमस्ते करो। औरत ने ये सुनते ही तुरंत अपने बेटे के साथ रेस्पेक्ट से सिर झुकाया, लेकिन कृति के लिए ये एक और जबरदस्त शौक था। पर्सनल असिस्टेंट फरहान सबसे अमीर आदमी के क्लोज थे और वो धीरज सोलंकी को जानता था, जिससे पता चलता था कि जोशी ग्रुप में धीरज सोलंकी की पोजीशन कितनी बड़ी थी। एक पल में आंसू उसके गालों से फिसल गए। असिस्टेंट फरहान को धीरज सोलंकी याद था। इतना ही नहीं, उसने धीरज की ऑफिस में पोजीशन तक बता दी। धीरज सोलंकी हैरान रह गया, क्योंकि जोशी ग्रुप में रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते थे। फरहान जैसे बड़े आदमी का उसे याद रखना यकीनन बड़े रिस्पेक्ट की बात थी। धीरज ने मन में सोचा कि प्रेसिडेंट का राइट हैंड मुझे जानता है, अगर मैं इन्हें खुश कर पाया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। फरहान ने अचानक पूछा, मैनेजर सोलंकी, आपका बेटा यहीं पढ़ता है, तो आप इस प्लेस से अच्छी तरह फेमिलियर होंगे? धीरज ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे बिल्कुल फरहान साहब, मैं तो यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। यहाँ के सारे टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक सबसे अपनी अच्छी कनेक्शन है। आप बस ऑर्डर कीजिए, क्या काम है? फरहान ने सिर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और उसी के चलते मुझे इस किंडरगार्टन के इंचार्ज से मिलना है। प्रेसिडेंट ने अभी अभी उसे एवरग्रीन किंडरगार्टन में रुद्रा नाम के पेरेंट को ढूंढने का सख्त ऑर्डर दिया था। साथ ही ये ऑर्डर दिया था कि जब वो उस पर्सन से मिले तो बहुत रिस्पेक्ट से पेश आए। फरहान जानता था कि ये वही शख्स है जिसने छोटी मालकिन की जान बचाई थी। हालांकि वो पहुंचे उससे पहले किंडरगार्टन की छुट्टी हो चुकी थी। अब जब वो उस फैमिली से नहीं मिल पाया था तो उसने किंडरगार्टन के लोगों से पूछने का डिसीजन किया। धीरज सोलंकी की आंखों में खुशी की चमक तैर गई। जी जी बिल्कुल, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, प्लीज आप आइए। तभी अचानक धीरज को याद आया कि कृति और उसकी बेटी दरवाजे पर ही खड़ी है। उसके मन में एक डर दौड़ा, अगर फरहान साहब ने ये सब देखा और गुस्सा आ गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। धीरज ने जल्दी से कहा, फरहान जी आप बस 1 मिनट रुकिए, अभी 2 बदतमीज लोगों से मेरा पाला पड़ा है, मैं उन्हें ठिकाने लगा के आता हूँ। फरहान ने अधीरता से अपनी घड़ी देखी। उसके दिमाग में सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑर्डर घूम रहा था। फरहान ने कहा, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। जब फरहान ने खुद ये कहा तो धीरज की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसके मन में दया का कोई ख्याल नहीं था। वो 3 बड़े स्टेप्स में कृति और उसकी बेटी के पास पहुंचा और अचानक एक जोरदार लात मार दी। धीरज का चेहरा खूंखार हो गया था। आज मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता, दफा हो जाए यहाँ से। कृति को सोचने का मौका मिलने से पहले ही वो चिल्लाई, जिया। उसने देखा कि एक किक सीधी उसकी तरफ आ रही है। उसने फौरन अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर छिपा लिया, जबकि उसने खुद उस किक का पूरा जोर अपनी बैक पर ले लिया। धीरज ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की थी। कृति के शोल्डर पर एक जबरदस्त धक्का लगा और वो अपनी बाहों में लिपटी बेटी के साथ ग्राउंड पर गिर पड़ी। कृति का ठंडा चेहरा तुरंत धूल और मिट्टी से भर गया। कृति के कपड़े पहले से गंदे थे और अब उन पर एक भद्दा सा जूते का मार्क भी छप गया था, लेकिन कृति को अपनी कोई परवाह नहीं थी।
उसने सबसे पहले अपनी बेटी को उठाया और जिया को कस के अपनी गोद में भर लिया। जिया जोर जोर से रोने लगी। मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज फट गई थी और वो कांप रही थी। वो किक बहुत पावरफुल थी कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कृति को कितनी चोट लगी होगी। कृति ही उसका एकमात्र सपोर्ट थी और कृति को चोट लगना उसके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक था। कृति ने जिया को शांत किया। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी बेटी को कंसोल कर रही है या खुद को। दुख, दर्द, डिसअपॉइंटमेंट, सारी बुरी फीलिंग्स एक साथ उमड़ पड़ी। लाख कोशिश के बाद भी वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्योंकि उसे जिया के सिर की प्रोटेक्शन करनी थी, इसलिए उसे अपनी चिन ऊपर उठानी पड़ी। और जब वो उठी तो उसके चेहरे का एंगल इस तरह बदला कि वो पूरी तरह से फरहान की नजरों के सामने आ गया। फरहान बहुत रेस्टलेस था। प्रेसिडेंट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सोच रहा था कि क्या उसे रुद्रा की न्यूज मिलने के बाद सॉरी के तौर पर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाना चाहिए। वो इन्हीं थॉट्स में खोया था और उसने नोटिस नहीं किया कि धीरज क्या कर रहा है। लेकिन फिर अनजाने में उसकी एक नजर उस तरफ गई। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। एक ही पल में वो पसीने से भीग गया। उसे प्रेसिडेंट की दी हुई फोटो याद आ गई। ये चेहरा, ये तो वही चेहरा था। फरहान कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ। वो सोच भी नहीं सकता था कि धीरज सोलंकी उसके सामने कृति और उसकी बेटी पर हाथ उठाएगा। ये वही औरत थी जिससे उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आना था। फरहान दौड़ता हुआ उधर गया। ये देखकर धीरज ने सोचा कि शायद उसकी वजह से फरहान को और देर हो। धीरज ने घबराहट में कहा, फरहान जी आप नाराज मत होइए, मैं इन दोनों को अभी यहाँ से दफा करता हूँ। ये कहकर धीरज फिर से आगे बढ़ने वाला था, तभी चटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। फरहान का चेहरा गुस्से से लाल जैसा हो गया था। फरहान ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे रुकने को कहा था कमीने, सुना नहीं? फरहान के चाटे से धीरज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक पल में उसके चेहरे पर सुजन आ गई। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि फरहान कृति के सामने झुका हुआ है। उसका सिर नीस तक झुका हुआ था। फरहान ने बड़ी रिस्पेक्ट से कहा, कृति मैम मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी लापरवाही है। मैं आपको इसमें पूरा जस्टिस दिलाऊंगा। धीरज सोलंकी सन्न रह गया। धीरज ने कंफ्यूज चेहरे से कहा, फरहान जी कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही? ये दोनों ऑर्डिनरी औरतें प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल नहीं जानती। धीरज ने थोड़ी दुनिया देखी थी। कृति और उसकी बेटी डेफिनेटली रिच या पावरफुल नहीं थी। अगर वो सच में प्रेसिडेंट को जानती तो जब उसने कहा था कि वो जोशी ग्रुप का मैनेजर है तो वो इतना डरती नहीं। फरहान की तेज नजरें ऐसी थीं मानो वो धीरज को मार ही डालेगा। चुप रहो मैनेजर सोलंकी, तुम जैसे कमजोरों को धमकाने वाले सेल्फिश और चापलूस इंसान की जोशी ग्रुप में कोई जगह नहीं है। फरहान ने आगे कहा, मैं तुम्हें कंपनी की ओर से ऑफिशियली इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम्हारे मॉरल फेलियर के कारण तुम्हें जोशी ग्रुप से फायर किया जाता है। आज के बाद तुम्हें जोशी ग्रुप में कदम रखने की परमिशन नहीं है। धीरज की सांस एक पल के लिए रुक गई। इसका मतलब ये माँ बेटी सच में प्रेसिडेंट की स्पेशल गेस्ट्स थी। धीरज ने रोते हुए कहा, फरहान जी देखिए ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। धीरज के लिए जॉब से फायर होना मौत से कम नहीं था। जोशी ग्रुप के मैनेजर की पोस्ट धीरज के लिए सब कुछ थी। धड़ाम की आवाज के साथ धीरज सोलंकी सीधे घुटनों के बल बैठ गया और फिर रेंगते हुए कृति के पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर झुका लिया। धीरज ने लगातार माफी मांगते हुए कहा, कृति मैम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझ जैसे मामूली मैनेजर को माफ कर दीजिए। मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा घर, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ पलक झपकते हो गया। इस टाइम कृति अपनी इंस्टिंक्ट से अभी भी जिया को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि जो भी हो रहा था वो उसकी सोच के परे था। जोशी ग्रुप का मैनेजर जो अभी अभी घमंडी और डोमिनेटिंग था, वो सच में उसके सामने घुटनों के बल बैठा है और सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? तभी धीरज को जैसे कुछ याद आया। धीरज ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी वाइफ की डायरेक्शन में फटकारते हुए चीखा, अरे तू भी इधर आ और मिस कृति से सॉरी बोल। वो औरत एक उदास और डरा हुआ चेहरा लिए अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। औरत ने हकलाते हुए कहा, मिस कृति। वो अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। धीरज गुस्से और बेचैनी से पागल हो रहा था। धीरज ने दहाड़ते हुए कहा, जल्दी कर, क्या मुझे मरवाना चाहती है तू? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और अपनी बीवी के बाल पकड़ लिए। इस बार फोर्स जबरदस्त था कि दर्द से उसकी बीवी चीख पड़ी और तुरंत ग्राउंड पर गिर गई। वो रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी, मिस कृति मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे वो बकवास बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आप तो बहुत ब्यूटीफुल और खानदानी हैं। प्लीज हम दोनों पर रहम कीजिए, मेरे पति को माफ कर दीजिए। धीरज ने गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा। धीरज ने चिल्लाकर कहा, और तू शुभ अपनी माँ के पीछे क्यों छिपा है? बाहर निकल। धीरज पूरी तरह से आपा खो चुका था। उसने शुभ का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाहर घसीट लिया। शुभ छटपटाया, मैं नहीं आऊंगा, छोड़ो मुझे। उसने शुभ के गाल पर 2 जोरदार चाटा जड़ दिए। धीरज ने दहाड़ते हुए कहा, मैंने तुझे लोगों से सॉरी बोलने को कहा है, रोने को नहीं। शुभ के गाल सूज गए थे और उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। शुभ ने दबी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, अब दोबारा ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। कृति को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब बदल कैसे गया, लेकिन आखिर वो झा फैमिली की बड़ी बेटी थी। वो शायद गेस कर सकती थी कि फरहान इस बार रुद्रा के द्वारा चेतन जोशी की बेटी को बचाने की वजह से आया था। लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया,
अगर रुद्रा ने कोइंसिडेंटली चेतन जोशी की बेटी को न बचाया होता तो? अगर फरहान इस बार यहाँ नहीं आता तो उसका और जिया का क्या होता? इस ख्याल से कृति कांप उठी। उसे धीरज के गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो धीरज के फैमिली के घिनौने चेहरों की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। फरहान ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा, मिस कृति, मुझे बहुत शर्मिंदा कि आपको ये सब सहना पड़ा। मैं चेतन साहब को सारा सच बताऊंगा। बस मैं लेट आया और मिस कृति और आपकी बेटी को फिर भी चोट लग गई। फरहान ने रेस्पेक्ट से पूछा, मिस कृति, मैं इस बार चेतन साहब के कहने पर आया हूँ, स्पेशली मिस्टर रुद्रा को ढूंढने के लिए। मैं पहले आपको हॉस्पिटल भेज देता हूँ और फिर मिस्टर रुद्रा से कांटेक्ट करता हूँ। रुद्रा का नाम सुनते ही जिया की आंखों में तुरंत एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी। टीचर ने कहा था कि उसके पापा आज उसे लेने आएंगे और उनका नाम रुद्रा था। लेकिन कृति का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने मन में सोचा कि अब ढूंढने के लिए और क्या रह गया। वो आदमी तो कब का गायब हो चुका था। पर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही माना कि चेतन जोशी एहसान की वजह से रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। जैसे ही कृति एक्सप्लेन करने वाली थी कि उसका अब रुद्रा से कोई रिलेशन नहीं है, तभी दूर से रुद्रा एक गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे रास्ते भागता हुआ आया है। फरहान ने उसे देखा और चिल्लाया, रुद्रा साहब। जाहिर है फरहान ने भी उसे देख लिया था और लगभग तुरंत ही उसने चैन की सांस ली। आखिरकार वो शख्स मिल ही गया। कई मीटर दूर से ही फरहान रुद्रा की रिस्पेक्ट में झुक गया। उसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गिल्ट फील करते हुए उसे यह भी डर था कि कहीं रुद्रा गुस्से में आकर सीधे इनकार न कर दे। रुद्रा ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझसे कुछ काम है क्या? फरहान ने सीधे सीधे कहा, रुद्रा साहब, मैं फरहान चेतन साहब का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। चेतन साहब के कहने पर मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। रुद्रा एक ही झटके में सारी बात समझ गया। उसने सोचा कि शायद उसके जाने के बाद चेतन जोशी को कुछ पता चला हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे हॉस्पिटल में ही रोक लेते। असल में रुद्रा का गेस बिल्कुल सही था। उसके जाने के बाद चेतन जोशी ने प्राइम केयर के सबसे रेस्पेक्टेड ओल्ड डॉक्टर को स्पेशली बुलाया था। उस बूढ़े डॉक्टर ने छोटी बच्ची का चेकअप करने के बाद रुद्रा से मिलने की जिद पकड़ ली थी। उन्होंने कहा था कि प्राइम केयर में कोई भी इस पॉइजन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता और रुद्रा की डीप मेडिकल आर्ट पर वो शॉक्ड थे। उसके बाद इस बात ने चेतन साहब का पूरा अटेंशन खींच लिया और उन्होंने स्पेशली रुद्रा की इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन करवाई। स्ट्रेंज बात यह थी कि जब उन्होंने रुद्रा के जेल जाने की इन्वेस्टिगेशन की तो वो एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल फाइल बन चुकी थी। 6 साल जेल में रहकर एक मेडिकल स्टूडेंट एक्यूपंक्चर का मास्टर कैसे बन सकता है? इसके अंदर के सीक्रेट्स ऐसे थे जिन्हें चेतन जोशी भी नहीं टच कर सकते थे। इसीलिए चेतन जोशी ने इस बार फरहान को भेजा था। रुद्रा का इंटेंशन प्रॉब्लम्स खड़ी करने का नहीं था, लेकिन वो इस वक्त अपनी बेटी से मिलने की जल्दी में था। रुद्रा ने बस अपना हाथ हिलाया, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, किसी और दिन बात करते हैं। फरहान थोड़ा नाराज हुआ, रुद्रा साहब, रुद्रा ने कहा, चेतन जोशी तुम्हें यहाँ भेज सकते हैं तो वो मेरा फोन नंबर भी ढूंढ ही सकते हैं। अगर कुछ काम हो तो बाद में कॉल कर लेना। ये सुनकर फरहान ने चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वो सच में फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे चेतन साहब से कोई कंप्लेंट थी। फरहान के दोबारा झुककर जाने की प्रिपरेशन करते ही धीरज से रहा नहीं गया। वो घिसटता हुआ रुद्रा के पास पहुंचा और उसके पैरों पर गिरकर बेबसी से गिड़गिड़ाने लगा। धीरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रुद्रा साहब, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं ये जॉब नहीं खो सकता, प्लीज रुद्रा साहब। धीरज की वाइफ भी गिड़गिड़ाने लगी, हाँ साहब, ये अपनी गलती मान रहे हैं। रुद्रा साहब, बस आप एक बार बोल दीजिए, फरहान जी जरूर मान जाएंगे। तभी रुद्रा की नजर धीरज के फैमिली पर पड़ी। यहाँ पहुंचते ही उसने सबसे पहले कृति के चेहरे पर स्क्रैचेस और उसके कपड़ों पर क्लियर मार्क्स देखे थे। फरहान के रवैये को कंबाइन करके ये गेस करना मुश्किल नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। रुद्रा ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। रुद्रा ने धीरज को देखकर पूछा, कृति के चेहरे पर ये चोटें क्या तुम्हारी वजह से आई हैं? न जाने क्यों एक शांत सी नजर ने धीरज के दिल में एक तेज ठंडक दौड़ा दी। उसने दांत भींचे और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को चाटे मारना शुरू कर दिया। हर स्लैप पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल था। फरहान ने बड़ी सॉरी के साथ कहा, रुद्रा साहब, इन लोगों ने गलती की है और उन्हें कीमत चुकानी चाहिए। बस मैं लेट आया और मिस कृति और आपकी बेटी को फिर भी चोट लग गई। कृति के पीछे छिपी जिया चुपके से रुद्रा को देख रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था और वो थोड़ी प्राउड भी थी। तो उसके पापा ऐसे दिखते हैं। वो लंबे और इम्प्रेसिव लग रहे थे और बहुत पावरफुल भी। सारे बुरे लोग उनसे डर रहे थे। वो एक ऐसे आदमी थे जो उसकी और उसकी माँ की प्रोटेक्शन कर सकते थे। ऐसा सोचते सोचते जिया ये बात भूल ही चुकी थी कि रुद्रा लेट आया था। उसके लिए तो उसका हीरो आ चुका था। तो खुद को चाटा मारते देख रुद्रा का चेहरा और भी ज्यादा ठंडा हो गया। रुद्रा ने कहा, बस करो, मुझे तुम्हारी ये नौटंकी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। धीरज ने फौरन अपने हाथ रोक लिए। उसका चेहरा सूजा हुआ था और दर्द से लाल हो चुका था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। रुद्रा ने आगे कहा, निकल जाओ यहाँ से। अगर मैंने दोबारा तुम्हें जिया के आसपास देखा तो तुम्हें अपनी जॉब की नहीं पर अपनी जान की फिक्र करनी पड़ेगी। धीरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, जी हम अभी जा रहे हैं। धीरज ने अपनी बीवी और बेटे को खींचा और वहां से भागने लगा। उसकी बीवी पीछे मुड़कर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन धीरज ने उसे खींच लिया। फरहान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रुद्रा साहब, थैंक गॉड आप आ गए, मैं इनको हैंडल करने ही वाला था। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा।
उसकी नजरें सिर्फ जिया पर थीं, जो कृति के पीछे छिपी हुई चुपचाप उसे देख रही थीं। फरहान ने दोबारा झुककर कहा, रुद्रा साहब, मैं अब निकलता हूँ। चेतन साहब का मैसेज मिल गया है आपको। अगर कभी कोई जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक कांटेक्ट कीजिएगा। रुद्रा ने सिर हिलाया। ठीक है। फरहान के जाने के बाद अब वहां सिर्फ रुद्रा, कृति और जिया बचे थे। एक अजीब सी खामोशी छा गई। कृति अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर धूल और हल्की सी चोट के निशान थे। जिया उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार रुद्रा की तरफ जा रही थी। रुद्रा धीरे धीरे कृति और जिया के पास आया। उसके हाथ में वो गिफ्ट बॉक्स अभी भी था। रुद्रा ने घुटनों के बल नीचे बैठते हुए कहा, जिया, तुम ठीक हो? जिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी गीली थीं, लेकिन अब डर कम हो गया था। रुद्रा ने गिफ्ट बॉक्स जिया के सामने रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। आई एम सॉरी, पापा को आने में थोड़ी देर हो गई। गिफ्ट बॉक्स देखकर जिया ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? रुद्रा ने प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए, खोल कर देखो। जिया ने कृति की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रही हो। कृति का दिल भर आया। उसकी बेटी को इतनी छोटी सी उम्र में इतना समझदार होना पड़ा था। कृति ने धीरे से कहा, जिया, पापा तुम्हारे लिए लाए हैं, खोलो बेटा। जिया धीरे धीरे कृति की पकड़ से निकलकर गिफ्ट बॉक्स की तरफ बढ़ी। उसके छोटे छोटे हाथों ने बॉक्स खोला और जैसे ही बॉक्स खुला, जिया की आंखें चमक उठी। एक सुंदर सा गुलाबी महल था, जिसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। उसे एक कांच के केस में रखा गया था, जो सूरज की रोशनी में सतरंगी चमक बिखेर रहा था। जिया खुशी से चीख पड़ी, ये तो सपनों का महल है। रुद्रा मुस्कुराया, क्योंकि उसकी बेटी उसके तोहफे से बहुत खुश थी। रुद्रा ने जिया की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, आई एम सॉरी, ये गिफ्ट थोड़ा दूर था, इसलिए पापा को आने में देर हो गई। रुद्रा ने गिफ्ट पकड़ रखा था। उसकी आंखों में ईमानदारी और प्यार था। उसकी ऐसी नजरों को देखकर जिया का दिल भर आया और उसे रोना आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जो बरसों से खोई हुई थी, जिसकी वो हमेशा से चाहत रखती थी, वो अचानक उसे मिल गई हो। शायद पिता के प्यार की कमी की वजह से जिया बचपन से ही काफी शांत और अंदर की तरफ थी। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी, जो अपनी हर ख्वाहिश बोल देते हैं। उसने कभी जिद नहीं की थी। ये सोचकर जहाँ कृति को राहत मिलती थी, वहीं उसे और भी ज्यादा दुख महसूस होता था। और रुद्रा, वो भागा नहीं था। उसने सच में जिया की एक बात पर इतनी कम देर में इतना खूबसूरत तोहफा तैयार करवाया। कृति को लगा कि उसे रुद्रा को एक मौका देना चाहिए। कृति ने जिया के बालों को धीरे से सहलाते हुए उसे हिम्मत दी। जिया, आपको पापा को थैंक यू बोलना चाहिए। जिया ने सिसकी भरी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। वो धीरे धीरे रुद्रा की बाहों की तरफ बढ़ी और फिर उस अनजाने आगोश ने सबसे नर्म अंदाज में उसे अपनी दुनिया में समेट लिया। रुद्रा अभी भी थोड़ा बेचैन था। उसकी हरकतें बहुत सधी हुई नहीं थीं, जैसे उसे पता न हो कि एक बच्ची को कैसे गले लगाते हैं। लेकिन फिर भी उसने बिना किसी सवाल के बड़े प्यार से जिया को अपनी बाहों में भर लिया। रुद्रा ने धीरे से कहा, जिया, पापा तुम्हारे साथ घर चलेंगे। जिया ने उसकी बाहों में ही सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नन्ही बाहें रुद्रा की गर्दन के चारों ओर कस ली, जैसे वो अब उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। लौटते वक्त जिया रुद्रा की गोद में सिमटी हुई थी। उसका एक हाथ कृति की उंगली पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में वो तोहफा था जिसके बारे में वो कब से सोच रही थी। हालांकि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन रुद्रा के कंधे पर टिका उसका छोटा सा चेहरा रुद्रा पर उसके भरोसे को साफ जाहिर कर रहा था। रुद्रा ने कृति की तरफ देखकर बिना किसी झिझक के कहा, कृति, जो कुछ कहना चाहती हो कह दो। तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद कृति ने आखिरकार बोल ही दिया, मुझे पता है कि तुमने चार्वी जोशी को बचाया था और फरहान भी तुमसे मिलने आया था, लेकिन कृति ने एक गहरी सांस ली। उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारे मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, पर तुम एक डॉक्टर हो। बीमारों का इलाज करना और लोगों की जान बचाना तुम्हारा काम है। मिस्टर जोशी अगर एहसान मानकर तुम्हारी मदद करते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल इस तरह की चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसे उन चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी ज्यादा जरूरत है। ये कहते हुए कृति की नजरें उस महंगे तोहफे पर टिक गईं। रुद्रा की चुप्पी देख कृति को लगा कि ये तोहफा उसे चेतन जोशी की मदद से मिला है, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। आज दीपेश मेहरा का आना वाकई थोड़ा अजीब था और इस तरह का शक होना लाजमी था। रुद्रा ने सोचा कि अगर वो सफाई देगा भी तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय उसने जिया से पूछा, जिया, तुम्हें कभी भी कोई भी गिफ्ट चाहिए तो बस पापा से कहना, और तुम पापा से लिटिल रेड फ्लावर्स के बदले में उसे ले सकती हो। जिया ने पहले धीरे से सिर हिलाया, फिर अपनी शर्म को दबाते हुए उसने धीरे से पूछा, मैंने बहुत सारे लिटिल रेड फ्लावर्स बचा कर रखे हैं, क्या मैं उन सब के बदले कुछ ले सकती हूँ? रुद्रा ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ले सकती हो। एक लिटिल रेड फ्लावर के बदले एक गिफ्ट। रुद्रा तो चाहता था कि जिया एक ही बार में उससे 100 चीजों की मांग कर ले। वो उसे वो सब कुछ देना चाहता था जो वो चाहती थी। जिया की आवाज में साफ खुशी थी। तो फिर मैं पहले सोचूंगी और जब सोच लूंगी तो पापा को बताऊंगी। रुद्रा की गोद में आने के बाद से उसके चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। ये देखकर कृति को तसल्ली हुई। जिया इतने लंबे समय से इतनी खुश नहीं हुई थी, पर साथ ही उसे अपने दिल में एक खालीपन का एहसास भी हुआ। उसने इतने सालों तक उसे अकेले पाला था और रुद्रा जो 6 साल तक गायब रहा, जब वो आया
तो उसने बस एक पल में उसकी बेटी का दिल जीत लिया। कृति ने एक गहरी सांस ली। उसने मन में सोचा कि चलो जो भी हो, जिया एक समझदार और प्यारी बच्ची है, उसे माँ और पापा दोनों का पूरा प्यार मिलना चाहिए। तीनों धीरे धीरे घर की तरफ चल रहे थे। तभी सड़क के उस पार से एक लाउड स्पीकर पर जोर जोर से आवाज आई, नई दुकान खुली है, सभी आइसक्रीम पर 20% की छूट। और फिर एक और आवाज गूंजी, 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं। एक बड़ा प्यारा सा मस्कॉट हाथ में लाउड स्पीकर पकड़े नाच रहा था। जिया की नजरें अनजाने में ही उस ओर खिंच गईं। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिया आइसक्रीम खानी है? उसकी आंखें चमक उठी और वो धीरे से फुसफुसाई, 2 के साथ 1 फ्री है, पापा और मम्मी एक एक ले लेंगे और मैं फ्री वाली खा लूंगी। ये सुनकर रुद्रा प्यार से हंस पड़ा। उसने जिया के गाल पर हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा, ठीक है मेरी स्मार्ट बच्ची, तुम और मम्मी यहीं रुको, पापा अभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। रुद्रा सीधे आइसक्रीम शॉप की ओर चला गया। डिस्काउंट की वजह से दुकान पर लंबी लाइन लगी थी और रुद्रा लाइन के सबसे आखिर में जाकर खड़ा हो गया। कृति ने एक हाथ से जिया का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने कंधे पर टंगे बैग को संभाल रही थी। अचानक उसका फोन बजा। उसे लगा कि हॉस्पिटल से कोई जरूरी कॉल होगी। उसने एक पल के लिए जिया का हाथ छोड़ा और अपने बैग में फोन ढूंढने लगी और ठीक उसी पल एक भयानक घटना घट गई। उसके कानों में अचानक एक गाड़ी के तेजी से रफ्तार पकड़ने और फिर जोर से ब्रेक लगाने की चीखती हुई आवाज गूंजी। कृति बस सिर उठाकर देख ही पाई थी कि एक सुनहरे रंग की वैन अचानक उसके और जिया के बगल में आकर रुकी। गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उसका दरवाजा खुल चुका था। 2 नौजवान किसी शिकारी की तरह तेजी से बाहर कूदे। उनका निशाना साफ था, माँ और बेटी। एक ने कृति को जोर से धक्का दिया और दूसरे ने बेरहमी से जिया को उठाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये सब कुछ बस पलक झपकते ही हो गया। एक छोटी और घबराई हुई चीख निकली, मम्मी। जिया अपनी चीख पूरी कर पाती उससे पहले ही एक आदमी के बड़े से हाथ ने उसका आधा चेहरा ढक दिया और उसे उठा लिया। उसी पल एक अनदेखा जबरदस्त खौफ, जैसे कोई ठोस चीज हो, कृति के दिलो दिमाग पर छा गया। कृति को अपने चारों ओर की भीड़-भाड़ वाली आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। बस जिया को उठाए जाने का वो मंजर कृति की आंखों की पुतलियों में गहराई तक छप गया था। कृति चिल्लाई, जिया जिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। जिस पल जिया को उठाया गया, लगभग उसी पल कृति ने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बस यही वो एक पल था जिसकी देरी की वजह से कृति अब उन्हें रोक नहीं सकती थी। अपहरण करने वाला बहुत तेज था और ये छोटा सा फासला उसके लिए एक छोटी बच्ची को गाड़ी में फेंकने के लिए काफी था। कृति की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और वो लगभग पागल हो गई थी। जिया, मेरी बेटी मुझे वापस दो। उसके चेहरे पर एक डरावना जुनून था जो कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और तेजी से उठी। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस आगे उस गाड़ी की तरफ भागी। जिस आदमी ने उसे धक्का दिया था उसने उसे फिर से दूर धकेलने की कोशिश की ताकि वो गाड़ी में बैठकर भाग सके, लेकिन इस बार कृति ने पलटकर उसकी बांह पकड़ ली। कृति चिल्लाई, मेरी बेटी मुझे वापस दो, उसे वापस करो। कृति की आंखें जो उस आदमी को घूर रही थी, पागलपन से भरी थी। उसकी पकड़ में इतनी जबरदस्त ताकत आ गई थी कि उसने उस आदमी को वहीं जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आदमी घबरा गया और उसके साथ गाड़ी में बैठे लोग भी घबरा गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक्सेलरेटर पर पूरा पैर रख दिया गया। जाहिर है इस आदमी को यहीं छोड़ दिया गया था। कृति चिल्लाई, जिया रुको, जिया। कृति ने उस आदमी को छोड़ा और गाड़ी का पीछा करने ही वाली थी, लेकिन पीछे खड़े उसी आदमी ने उसकी बांह पकड़ ली। कृति चीख रही थी, छोड़ो मुझे। उसे पकड़ने वाला आदमी भी अब अपनी जान बचाने के लिए बेताब था और उसने गुस्से से कहा, नहीं छोड़ूंगा, तू उसे बचाने का सपना भी मत देख। वैन के रुकने से लेकर उसके जाने तक बस कुछ ही सेकंड का वक्त लगा था। जैसे ही रुद्रा ने शोर सुना वो भागा, लेकिन वो फिर भी एक कदम देर से पहुंचा। वैन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। रुद्रा ने आंख देखा नकाब और एक जोरदार लात उस आदमी को मारी जो कृति को पकड़े हुए था। वो आदमी दूर जाकर गिरा। रुद्रा ने कृति के कंधों को पकड़ा और उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। कृति लगभग गिरने की हालत में थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज फटी हुई और बदली हुई थी, जिया उसे बचा लो। कृति के कांपते हाथों ने धीरे धीरे रुद्रा की बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे उसे खड़े रहने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। रुद्रा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने अपने हाथों से कृति का चेहरा थामा। रुद्रा ने लगभग गरजते हुए कहा, कृति मेरी बात सुनो, अभी दुखी होने का वक्त नहीं है। मैं अभी गाड़ी का पीछा करने जा रहा हूँ। तुम फौरन पुलिस को फोन करो और पुलिस से कहो कि इस आदमी को हिरासत में लेकर पूछताछ करे। उसने कृति को झकझोरते हुए पूछा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? रुद्रा ने उस लात में बहुत ताकत झोंक दी थी। भागना तो दूर की बात, शायद वो आदमी अपनी बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल से बाहर ना निकल पाए। जब तक पुलिस आएगी वो निश्चित रूप से उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। इतना कहने के बाद वो हवा की रफ्तार से उस दिशा में भागा जिधर वैन गई थी। संयोग से एक डिलीवरी वाला लड़का सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल रोककर खड़ा ही हुआ था। रुद्रा ने बिना एक पल गंवाए सीधे उसकी मोटरसाइकिल संभाली और बिजली की गति से उसका पीछा करने लगा। बेचारा डिलीवरी वाले लड़के के मुंह से एक लंबी चीख निकली, अरे वो भाई साहब, मेरी गाड़ी, अरे मेरा ऑर्डर। और उधर कृति, उसकी आंखों में एक पल को खालीपन छाया। फिर उसने खुद को संभाला।
पुलिस को साफ और सटीक तरीके से स्थिति के बारे में बताना था और केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करनी थी। रुद्रा एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरानी गली से तेजी से गुजर रहा था। उसने एक हाथ से गाड़ी चलाई और दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला। रुद्रा ने फोन लगाया। दूसरी तरफ से ईरा की आवाज आई। अल्फा कमांडर। ईरा की आवाज, जो हमेशा तैयार रहती थी, फोन पर गूंजी। रुद्रा ने साफ और जानलेवा इरादे के साथ अपने आदेश दिए। जिया को कुछ अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया है। उनके तरीके भद्दे हैं, लेकिन वो सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लगता है यहीं के लोकल लोग हैं। उसने आगे कहा, मैं अभी उनका पीछा कर रहा हूँ। तुम तुरंत मेरी लोकेशन ट्रैक करो और मेरी लोकेशन से 1 किलोमीटर आगे के दायरे में घेराबंदी कर दो। रुद्रा ने अपने आदेश जारी रखे। इसके अलावा इस मामले की जांच नोएडा के लोकल गुंडों और छोटे मोटे बदमाशों से शुरू करो। पहला वाक्य सुनते ही ईरा की सांसें थम गई थीं। जब तक रुद्रा ने अपनी बात खत्म की, उसके पहले ही उसने अपना प्लान रेडी कर दिया। ईरा ने तुरंत जवाब दिया, जी अल्फा कमांडर, आपने कहा वैसा ही होगा। ईरा ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और इधर रुद्रा ने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी ताकि वैन उसकी नजरों के किनारे पर रहे। वो उन पर ज्यादा दबाव डालकर कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। अपहरणकर्ता पूरे रास्ते भीड़ भाड़ वाले और कैमरास की निगरानी वाले इलाकों से बचते रहे। जाहिर है यहाँ तक कि रास्ता भी पहले से तय किया गया था। ये देखकर रुद्रा को कुछ राहत मिली। उसने मन में सोचा कि अगर योजना इतनी सोची समझी है तो इसका कोई न कोई मकसद जरूर होगा, चाहे वो फिरौती हो या कोई बातचीत। इसका मतलब है कि जिया को फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा। बस घेराबंदी पूरी होने का इंतजार है। अब वक्त आ गया है कीमत चुकाने का। तब पूरे रास्ते भीड़ भाड़ वाले और कैमरास की निगरानी वाले एरिया से बचते रहे। वो अलग अलग पुरानी गलियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से नोएडा के सिटी सेंटर से बाहर निकल गए और बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगे। जाहिर है रास्ता पहले से तय किया गया था। ये देखकर रुद्रा को कुछ राहत मिली। उसने मन में सोचा कि अगर प्लान इतना सोचा समझा है तो इसका कोई न कोई मकसद जरूर होगा, चाहे वो फिरौती हो या कोई बातचीत। इसका मतलब है कि जिया को फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ आनंद विहार विला नंबर 1 में खिड़की के सामने खड़ी ईरा की आंखों में एक भयानक चमक झिलमिला रही थी। उसने अपने फोन पर 18 अंकों का एक लंबा नंबर मिलाया। घंटी पूरी होने से पहले ही कॉल जुड़ गई। दूसरी तरफ से कोई हेलो कहता उससे पहले ही ईरा बोली, नोएडा शहर में अल्फा कमांडर की बेटी को कुछ अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया है। आधे घंटे के अंदर मास्टरमाइंड का पता लगाओ। ईरा एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा नरम लेकिन उतनी ही ज्यादा जानलेवा हो गई। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अल्फा कमांडर इस बात को लेकर बेहद गुस्से में है। एक फोन कॉल से नोएडा के अंधेरे आसमान में बवंडर उठना शुरू हो गया था। नोएडा के सबसे आलीशान एंटरटेनमेंट सिटी लाउंज बार में एक आदमी अपने पैर टेबल पर रखे हुए था और लापरवाही से फोन कॉल का जवाब दे रहा था। उसके चेहरे पर घमंड का भाव था, लेकिन 2 मिनट बाद वही आदमी अब पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत काम बंद करने का आदेश दे दिया और सारे मेहमानों को बाहर निकाल दिया गया। वो हमेशा खचाखच भरा रहने वाला लाउंज बार एक पल में खाली हो गया। आदमी ने अपने कर्मचारियों को घूरते हुए पूछा, आज किसी ने एक 5 साल की बच्ची को किडनैप किया है, क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है? भीड़ में से एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, बॉस, नोएडा में तो रोज किडनैपिंग होती रहती है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तू उसकी पहचान जानने के लायक नहीं है। बस इतना समझ ले, अगर हमें कुछ पता नहीं चला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसने कांपते हाथों से नोटों की गड्डी निकाली और हवा में लहराई। जाओ, अभी के अभी खबर का पता लगाओ। कोई भी सुराग मिला तो 5 लाख का इनाम मिलेगा। सब पागलों की तरह बाहर की ओर भागे। इसी तरह का खौफ शहर के एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम में भी फैल गया। एक गंजा हट्टा कट्टा पहलवान अपने बॉक्सिंग ग्लव्स उतार रहा था। उसके पैरों के पास एक नौजवान खून से लथपथ बेसुध पड़ा था। किसी ने उन्हें फोन ला कर दिया। पहलवान ने रूखेपन से कहा, हाँ बोल। 2 मिनट बाद वो पहलवान ठंडे पसीने में नहा गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पहलवान दहाड़ा, किसी ने एक 5 साल की बच्ची को किडनैप किया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि हर किसी को इस मामले की जांच करनी है। फौरन सबको काम पर लगा। आदमी ने घबराकर कहा, बॉस, लेकिन जिम तो खुला है। पहलवान ने अपने आदमी का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। मैंने कहा हर कोई, अगर सुबह तक लड़की नहीं मिली तो हम सब जमीन के नीचे होंगे। यमुना नदी के ऊपर तैर रहे एक छोटी नाव पर सूट बूट पहना हुआ अर्जुन सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। एक आदमी रिपोर्ट देने आया, अर्जुन भाई, वो लोग आ गए हैं, लड़के घात लगाकर बैठे हैं। अर्जुन ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, नॉर्थ स्ट्रीट सोने की खान है, आज का दिन ही तय करेगा कि हम कामयाब होंगे या नाकाम। तभी उसका फोन बजा। अर्जुन ने झुंझलाकर फोन उठाया। 2 मिनट बाद उसके मुंह से सिगरेट नीचे गिर गई। उसका चेहरा खौफ से भर गया था। अर्जुन चीखा, फौरन जाकर भाइयों को वापस जाने के लिए बोल। किसी ने एक 5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया है। सब कुछ छोड़कर पता लगाओ कि ये काम किस कमीने ने किया है। अर्जुन का आदमी हक्का बक्का रह गया। लेकिन भाई, नाव तो वापस नहीं मुड़ सकती। अर्जुन दहाड़ा, तो पानी में कूद जाओ, तैर कर वापस जाओ। ये बात तेजी से हर जगह फैल गई। बेशुमार इंटरनेट कैफे, बार, कराओके बार, सब पर आज बंद है के बोर्ड लटक गए थे। कई लोग सड़कों पर भाग रहे थे। सभी के चेहरों पर बेचैनी थी। पुलिस महकमा भी गहरे संदेह में था। नोएडा शहर के 80% मनोरंजन की जगहें एक ही समय पर बंद हो गई थी। ये तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। उसी समय
अवध मिलिट्री रीजन के हेलीपैड पर करीब 1000 जाबाजों की एक बचाव टीम इकट्ठा हो चुकी थी। काली कॉम्बैट यूनिफॉर्म, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट और सीने पर मशीन गन। उनके पीछे 20 मिलिट्री टैक्टिकल हेलीकॉप्टर खड़े थे। एक कमांड के साथ सभी हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर एक साथ घूमने लगे। टीम तेजी से अपने अपने हेलीकॉप्टरों में चढ़ गई। 20 हेलीकॉप्टर एक ही समय पर उड़े, हवा में एक सटीक फॉर्मेशन बनाया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। ओवरऑल कमांडर गौरव सैनी लीड हेलीकॉप्टर की को पायलट सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा एकदम गंभीर था और जिस बच्ची के लिए ये पूरा शहर और देश की सबसे बड़ी फोर्स हिल चुकी थी, वो नोएडा के बाहर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में कैद थी। कुछ आवारा लड़के हंस रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। कोने में जिया के हाथ, पैर और मुंह सब टेप से बंधे हुए थे। एक लड़का जिया के पास आया। उसने जिया के चेहरे पर 2 बार थपथपाया। इस लड़की के माँ बाप तो फकीर लगते हैं, ऊपर से राजपूत भाई का हाथ हमारे सिर पर है, अपनी तो चांदी ही चांदी है। दूसरे लड़के हंस पड़े। एक ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, ऐ छोटी, तेरी किस्मत खराब है कि तू किसी अच्छे खानदान में पैदा नहीं हुई। तीसरे ने जिया के पास झुककर फुसफुसाया, तेरे माँ बाप खुद को नहीं बचा सकते तो तुझे क्या बचाएंगे। जिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया। आंसू की बूंदें टप टप जमीन पर गिर रही थी। वो अपने मन में बार बार खुद से पूछ रही थी, मम्मी पापा क्या वो आएंगे। घनी अंधेरी रात में उस वेयरहाउस से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्रा जमीन पर किसी शिकारी की तरह झुका हुआ था। गोदाम कंक्रीट से बने एक खुले मैदान के बीचों बीच था, जिसके चारों ओर जंगली घास और कंटीली झाड़ियां उगी हुई थी। दूर आसमान में गोदाम को सेंटर मानकर चारों दिशाओं से कुछ धुंधले काले धब्बे आते दिखाई दे रहे थे। रुद्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। वो धब्बे एक खास फॉर्मेशन में थे। रुद्रा एक नजर में बता सकता था कि ये अवध मिलिट्री रीजन का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर हवा में मंडराने लगे और उनसे रस्सियां नीचे लटकाई जाने लगी। स्पेशल फोर्सेस के कमांडो बिजली की तेजी से रस्सियों से नीचे उतरने लगे। सिर्फ 1 मिनट के भीतर सभी ने नीचे उतरने का काम पूरा कर लिया। वो जमीन पर पहुंचे और सांप की तरह रेंगते हुए उन्होंने घेराबंदी की पहली परत बनानी शुरू कर दी। तभी बगल की झाड़ियों से कोई रुद्रा की दिशा में आ रहा था। आने वाला शख्स गौरव सैनी था। गौरव सैनी ने बेहद सम्मान से कहा, अल्फा कमांडर। रुद्रा ने लापरवाही से उसके कंधे पर थपकी दी और अपनी टैक्टिकल वेस्ट से दूरबीन निकाली। रुद्रा ने कहा, प्लान के मुताबिक आगे बढ़ो, टीम को आगे बढ़ाओ, इसे पूरी तरह से घेर लो। गौरव सैनी ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। सभी यूनिट्स आगे बढ़ें, घेरा कसना शुरू करें। घेरा छोटा और छोटा होता गया जब तक कि वो कंक्रीट के खुले मैदान तक नहीं पहुंच गए। 1000 लोगों की विशाल टीम ने गोदाम को पूरी तरह से घेर लिया था। सैकड़ों बंदूकों की नालें एक साथ गोदाम पर तान दी गईं। हालांकि अंदर मौजूद लोगों को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। इस समय सुनहरे रंग की वैन गोदाम की पहली मंजिल पर खड़ी थी। दूसरी मंजिल पर रंग बिरंगे बालों वाले कई नौजवान एक मेज के चारों ओर जमा थे। सस्ती शराब की बोतलें मेज पर पड़ी थी और सिगरेट के धुएं की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। उनका लीडर शम्मी भाई अपनी टांगे मेज पर रखे हुए था और कुर्सी के साथ आगे पीछे झूल रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का पाइप था और मुंह में सिगरेट दबी हुई थी। एक चेले ने मक्खन लगाते हुए कहा, शम्मी भाई इस बार तो डील बढ़ी है, माल भी मोटा ही हाथ लगा हुआ है ना। शम्मी भाई ने धुएं का छल्ला हवा में छोड़ा। अरे कुछ खास नहीं, बस 5 लाख। चेला उत्तेजित होकर बोला, 5 लाख? इतना सारा? भाई तब तो हम अमीर हो गए। शम्मी भाई की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने स्टील के पाइप से चेले के सिर पर एक हल्की चपत लगाई। अबे ओ, तेरी यही औकात है क्या? 5 लाख में अमीर हो गया? एक छोटी बच्ची को उठाकर इतरा रहा है। नोएडा शहर में कितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, कुछ बड़ा सोच। उसने चारों तरफ सबको घूरा। फिल्मों में नहीं देखा क्या? 2 डायलॉग मारते ही सैकड़ों चेले चपाटे पीछे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी हाथ जोड़कर बात करते हैं, वो लेवल होता है। और एक तुम लोग हो, बाहर जाके ये मत बोलना। उसके चेले निराश नहीं हुए, बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। एक ने जोश में चिल्लाया, शम्मी भाई सही कह रहे हैं, हम तो इससे भी बड़ा कांड करेंगे। दूसरा बोला, एक दिन सब हमको दादा बोलेंगे। सभी चिल्लाए, चीयर्स। माहौल गर्मा गया। नौजवान एक हाथ से शराब पी रहे थे और दूसरे हाथ में स्टील के पाइप और छुरे लहरा रहे थे। एक नौजवान बोला, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, मेरे हिस्से की शराब बचा कर रखना। वो जल्दी से नीचे उतरकर गोदाम के दरवाजे से बाहर आ गया। आसमान खून की तरह लाल हो रहा था। नौजवान दरवाजे तक चला कि अचानक उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई और सामने की ओर रोशनी की। इस रोशनी के पड़ते ही नौजवान एकदम से शॉक हो गया। ज्यादा दूर नहीं, टॉर्च की रोशनी में 1 दर्जन से ज्यादा काली बंदूक की नालें थी। उन नालों के पीछे ठंडे चेहरों वाले बंदूकधारी खड़े थे। हर बंदूक की नाल पर एक लाल लेजर लाइट चमक रही थी, जो सीधे उसी की तरफ तनी हुई थी। नौजवान के मुंह से एक चीख निकली और वो घबराकर पीछे की ओर भागा। नौजवान दहशत में चिल्लाया, शम्मी भाई बाहर बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारी बंदूकें हैं। शम्मी भाई तुरंत नाराज हो गया। काहे की बंदूकें बे? तेरे को भी स्टील का पाइप खाना है क्या? नौजवान ने घबराकर कहा, भाई सच कह रहा हूँ, बहुत सारी। शम्मी भाई ने उसे डांटा, सच का बच्चा, मैं दिन भर से खिड़की पर नजर गड़ाए हुए हूँ, बाहर से कोई आता तो मुझे नहीं दिखता क्या? ये कहते हुए उसने स्टील का पाइप ऊंचा उठाया। हालांकि अगले ही पल नीचे से अचानक एक तेज रोशनी चमकी, फिर दूसरी किरण आई, फिर तीसरी। घनी लेजर लाइट्स लगभग एक साथ जली और गोदाम की दूसरी मंजिल पर आकर सेंटर हो गईं। चारों ओर
जंगली घास पूरी तरह से फुल्ली इक्विप्ड सैनिकों और बंदूकों की नालों से भरी हुई थी। हर बंदूक की नाल खिड़कियों के जरिए उन पर तनी हुई थी। हर कुछ दूरी पर एक हैवी मशीन गन तैनात थी। गोदाम में मौजूद लोग पूरी तरह से सन्न रह गए थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। नौजवान बाहर की ओर इशारा करते हुए हकला रहा था, बंदूकें। लीडर ने धीरे धीरे और अकड़ कर अपना सिर घुमाया। अचानक कई तेज सफेद लाइटें उन पर पड़ी। एक पल में गोदाम दिन की तरह रोशन हो गया। हेलीकॉप्टर, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा ग्रुप घेरा बनाकर गोदाम के बाहर हवा में मंडरा रहा था। और ठीक इसी पल कांच टूटने की आवाज धमाके की तरह गूंजी। हमलावर टीम के मेंबर्स आसमान से उतरे, खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आए। काली बंदूकों की नालें एक पल में उनके सिर पर तान दी गईं। पहली लेजर लाइट से लेकर सिर पर बंदूकें तनने तक इस पूरी प्रोसेस में केवल 2 सेकंड लगे। खट! शम्मी भाई के हाथ से स्टील का पाइप जमीन पर गिर गया। वो सन्न था। उसने मन में सोचा कि बस एक छोटी सी लड़की को ही तो अगवा किया था। ये मैंने किस भगवान से दुश्मनी मोल ले ली? इतनी सारी बंदूकें, इतनी सारी फौज, हेलीकॉप्टर। कैसी दुनिया उलटने पुलटने की बातें कर रहा था मैं। ये जिंदगी तो अब खत्म हो गई। शम्मी भाई खिड़की के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ भी ऊंचे उठे हुए थे। उसने खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके चेलों ने भी जमीन पर घुटने टेक दिए और सरेंडर करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। सामने आई फोर्स को देख शम्मी भाई के चेलों ने भी जमीन पर घुटने टेक दिए और सरेंडर करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। गोलियों की आवाज तो दूर, किसी के चीखने चिल्लाने की भी आवाज नहीं आई। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन पूरी तरह से हार मान चुके थे। काले नकाब पहने वो सारे गुंडे घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। उनके हथियार बिखरे पड़े थे। वॉकी टॉकी से जब इस खामोश जीत की खबर आई तो गौरव सैनी गुस्से में फुसफुसाया, निकम्मे कहीं के। वो लंबे समय से रुद्रा के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी इतने कायर दुश्मन नहीं देखे थे। रुद्रा ने उसके कंधे पर थपथपाया और गोदाम के अंदर की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल के कोने में पहुंचकर रुद्रा ने जिया के मुंह पर लगी टेप को खींचा और उसे एक झटके में अपनी बाहों में भर के वो उसकी पीठ थपथपाने लगा। रुद्रा को देख जिया का रोना बंद हो गया था, जिसे देखकर रुद्रा ने राहत की सांस ली। जिया उससे लिपट गई और धीरे से फुसफुसाई, पापा, मुझे पता था कि आप आओगे। रुद्रा ने प्यार से जिया के सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रुद्रा ने एक हाथ में जिया को संभाले हुए फोन उठाया। ईरा की आवाज आई, अल्फा कमांडर, जांच पूरी हो गई है। मास्टरमाइंड जयेश माथुर है, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर का बेटा। हमलावरों का मुख्य सूरज बख्शी है, जो एक गली का गुंडा है। ईरा का बस चलता तो वो इस मामले से जुड़े हर एक कमीने को अपने हाथों से खत्म कर देती। ईरा ने पूछा, अल्फा कमांडर, क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत? रुद्रा ने शांति से पर उतनी ही सख्ती से कहा, नहीं, अभी पुलिस को संभालने दो, बाद में मैं इसे पर्सनली देखूंगा। बोलते हुए रुद्रा की आंखें बर्फ की तरह जम गईं और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। ये देखकर गौरव सैनी जान गया कि किसी की शामत आने वाली है। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची। गोदाम को भारी संख्या में सेना ने घेर रखा था। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सेना के बीच एक रास्ता साफ किया गया था। रुद्रा जिया को गोद में उठाए धीरे धीरे बाहर निकला। उसके पीछे गौरव सैनी था और उनके भी पीछे कई किडनैपर्स अपने सिर पर दोनों हाथ रखे हुए थे, जिन्हें असॉल्ट टीम बंदूक की नोक पर ला रही थी। पुलिस हक्के बक्के रह गई। कृति का दिमाग सुन पड़ गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब तब तक चला जब तक रुद्रा कृति के सामने आकर मुस्कुराया नहीं। रुद्रा ने नरमी से कहा, कृति, सब ठीक हो गया, जिया सेफ है। कृति ने दौड़कर जिया को रुद्रा की गोद से ले लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये पक्का करने के बाद कि उसकी बेटी को कोई चोट नहीं आई है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। कृति ने जिया का चेहरा चूमते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? इन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जैसे ही उसने राहत की सांस ली, कृति का सिर चकरा गया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। रुद्रा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। रुद्रा ने फुसफुसाते हुए कहा, कृति, खुद को संभालो, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमें पुलिस स्टेशन जाना है। कृति ने सहमति में सिर हिला दिया। सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया गया और गौरव सैनी पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन वापस चला गया। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर डायरेक्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। गौरव सैनी पहले गाड़ी से उतरा और डायरेक्टर की आंखें चमक उठी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि गौरव सैनी घूमकर रुद्रा के लिए कार का दरवाजा खोल रहा है। गौरव सैनी ने कहा, हम पहुंच गए सर। ये देखकर डायरेक्टर ने अपना इरादा बदल लिया और पहले रुद्रा के पास आ गया। डायरेक्टर ने रुद्रा से हाथ मिलाया। आपको बहुत तकलीफ हुई, ये सिक्योरिटी में हमारी चूक है। शुक्र है बच्ची ठीक है, आइए अंदर बैठिए। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा। एक हाथ में सोती हुई जिया को पकड़े और दूसरे से कृति को सहारा देते हुए वो सीधे पुलिस स्टेशन में चला गया। एक पुलिस ऑफिसर चाय लेकर आया और बयान दर्ज करने के लिए भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर गौरव सैनी के साथ ऑफिस में चला गया। कृति ने रुद्रा से पूछा, रुद्रा, क्या वो ऑफिसर है? रुद्रा ने सिर हिलाया। हाँ, उनका सरनेम सैनी है। वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए टीम को लीड कर रहे थे और मैंने बातों बातों में जिक्र किया कि अंदर किडनैपर्स हैं, तो उन्होंने मेरी मदद कर दी।
कहानी सुनने में तो सीधी लग रही थी, लेकिन कृति को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर उसने सोचा, जिस तरह ऑफिसर सैनी और डायरेक्टर रुद्रा के सामने झुके जा रहे थे, शायद यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन हो सकती है। कृति ने कहा, तो हमें उनका ठीक से थैंक यू करना चाहिए। रुद्रा मुस्कुराया, करना चाहिए। जब रुद्रा का परिवार बाहर आया तो रात हो चुकी थी। दिन भर की उथल पुथल के बाद कृति थक कर चूर हो चुकी थी। जिया रुद्रा के कंधे पर सो रही थी। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ी कृति थोड़ी हैरान थी। रुद्रा ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ रहने चलो, वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और मेरी बहन भी घर पर ही होती है। कृति उसे देखने के लिए मुड़ी। रुद्रा ने कहा, घर काफी बड़ा है और खाली कमरे भी हैं। कृति हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती थी। वो जिस जगह पर रहती थी वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। सिक्योरिटी की तो बात ही छोड़िए, आज की घटनाओं ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। कृति ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए आ जाऊंगी। मुझे कोई बेहतर घर मिल जाए तब तक मैं वहां रह लूंगी। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी सही, मैंने घर पर सब कुछ इंतजाम कर दिया है। कृति एक पल के लिए चौंक गई। रुद्रा सच में एक ऐसा आदमी था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। ईरा उन्हें लेने आई, पर रुद्रा के पहले से दिए गए सख्त निर्देशों के कारण उसने एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोला। दिन भर की भागदौड़ के बाद कृति बुरी तरह थक चुकी थी। कार में बैठते ही थकान के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। गाड़ी बिना रुके सीधे विला की अंडरग्राउंड पार्किंग में रुकी। नींद से जागने के बाद भी कृति अभी तक हल्की खुमारी में थी। वो चुपचाप रुद्रा के पीछे पीछे लिफ्ट में घुसी और सीधे विला की पहली मंजिल पर बने हॉल में पहुंच गई। चारों ओर देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। साउथ माउंटेन विला का एरिया अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था और ये विला नंबर 1 तो लग्जरी की सारी हदें पार कर चुका था। पहली मंजिल की छत बहुत ऊंची थी। ज्यादातर दीवारों की जगह जमीन से छत तक शीशे की खिड़कियां लगी थीं। मॉडर्न डिजाइन वाले गलियारे थे और उनके नीचे एक चौड़ी साफ पानी की आर्टिफिशियल नदी बह रही थी। हॉल के फर्श पर नरम सफेद कश्मीरी कालीन बिछा था। रात होने के बावजूद पूरा विला किसी महल की तरह जगमगा रहा था। कृति का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो बस एकटक उस भव्यता को देखे जा रही थी। कृति ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? रुद्रा को अंदाजा था कि कृति के लिए ये सब तुरंत एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। रुद्रा ने कहा, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने बहुत पहले ली थी। असल में ये मैंने अपनी बहन के लिए तैयार करवाई थी और हमेशा उसी के नाम पर रही है। अब जब मैं लौट आया हूँ तो यही रहूंगा। कृति ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसने मन में सोचा कि रुद्रा उस समय सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसके पास अपनी कोई जायदाद नहीं थी। शायद गोयंका परिवार ने ये प्रॉपर्टी आर्या को दी होगी। शायद आर्या का दिल बड़ा है और उसने भाई को यहाँ रहने दिया। ये सोचते हुए कृति ने अपने होंठ कस लिए। उसने जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का अपना इरादा और भी पक्का कर लिया। वो किसी पर, खासकर रुद्रा पर, बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। रुद्रा ने कृति के चेहरे के बदलते भावों को देख लिया था और वो समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मन में सोचा कि कितनी जिद्दी और स्वाभिमानी औरत है। ये शान शौकत इसे जरा भी पिघला नहीं रही। रुद्रा के होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। उसने बेपरवाही से ईरा को इशारा किया, ईरा, इन दोनों को दूसरे फ्लोर पर ले जाओ, मैं आर्या को देख कर आता हूँ। ईरा ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। कृति को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जिस तरह ईरा ने रुद्रा की बात मानी, उससे ऐसा लगा जैसे रुद्रा ही यहाँ का मालिक हो। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सोती हुई जिया को गोद में उठाए ईरा के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। दूसरी ओर रुद्रा हॉल के चारों ओर घूमकर मुख्य बिल्डिंग से जुड़े एक अलग कोर्टयार्ड में आ गया। यही वो जगह थी जहाँ आर्या रिकवर हो रही थी। जब रुद्रा अंदर आया तो आर्या सो रही थी। पूरा कमरा आयुर्वेद की कड़वी दवाओं की गंध से भरा हुआ था। रुद्रा बिस्तर के पास बैठा और उसने आर्या की कलाई को पकड़ा जो कंबल से बाहर थी। वो बहुत पतली थी और जोड़ों की हड्डियां तक चुभ रही थी। रुद्रा का दिल दुख से भर गया और उसने किसी तरह अपने दर्द को काबू में किया और उसके हाथ को वापस कंबल के अंदर रख दिया। फिर वो वहीं बैठकर कुछ देर उसे देखता रहा। जब वो यहाँ से गया था तब आर्या छोटी थी। अतीत के वो खूबसूरत लम्हे एक एक करके उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठे। रुद्रा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। तभी बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। ईरा पीछे खड़ी थी। रुद्रा ने बिना मुड़े कहा, क्या बात है? ईरा ने जवाब दिया, कबीर झा के बारे में जो आपने मुझे जांच करने के लिए कहा था, उसके बारे में मुझे एक गवाह मिला है। उस शख्स को राणा परिवार ने अपने काबू में रखा हुआ है। रुद्रा की आंखों में एक चमक आई। रुद्रा ने कहा, तुरंत राणा परिवार के घर चलो। गाड़ी जैसे ही मेन रोड पर आई, ईरा ने शॉर्ट में रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा था उसका नाम लक्ष्य खन्ना था। यूनिवर्सिटी के दिनों में उसका एक रूममेट था जिसका नाम चिन्मय मेहता था, जो कबीर झा से जुड़ा हुआ था। उसने गलती से चिन्मय मेहता और कबीर झा को बात करते हुए सुन लिया था और बातचीत रुद्रा को ड्रग्स देने के बारे में थी। लक्ष्य खन्ना डरपोक था। जब तक रुद्रा के साथ सच में हादसा नहीं हो गया, उसने अपना मुंह नहीं खोला। बाद में चिन्मय मेहता जेल में डाल दिया गया और कहा जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना ने लक्ष्य खन्ना को और भी ज्यादा डरा दिया। ईरा और रुद्रा दोनों राणा परिवार के घर पहुंचे। राणा परिवार के मुखिया राणा साहब एक काली छड़ी के सहारे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में उनके बड़े बेटे जितेंद्र राणा खड़े थे। रुद्रा को देखते ही राणा साहब ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। राणा साहब ने भावुक होकर कहा, कितने साल हो गए, अब तो तुम्हें ऑफिसर रुद्रा कहना चाहिए। तुम्हारे पिता ने एक हीरा पैदा किया था। रुद्रा ने सम्मान से कहा, राणा साहब, जितेंद्र अंकल, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ।
जितेंद्र राणा ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, रुद्रा जरूर किसी जरूरी काम से आए हैं, पुरानी बातें बाद में भी हो सकती हैं। राणा साहब ने कहा, आओ रुद्रा, बैठकर बात करते हैं। राणा साहब ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बड़े से हॉल में एक भी नौकर नहीं था। फिर वो उन्हें सीधे स्टडी रूम के दरवाजे तक ले गए। राणा साहब ने कहा, आदमी को अंदर बंद कर दिया गया है, मैंने किसी को नहीं बताया। रुद्रा ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब, आज रात परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं किसी और दिन तोहफा लेकर आऊंगा। राणा साहब ने बड़े इत्मीनान से चाबी रुद्रा को दे दी। जितेंद्र राणा ने कहा, अगली बार आना तो आर्या को भी साथ लाना। दोनों के जाने के बाद रुद्रा का चेहरा अचानक सर्द हो गया। वो ईरा के साथ स्टडी रूम में दाखिल हुए। लक्ष्य खन्ना को एक कुर्सी से बांधा गया था। एक हाई पावर का लैंप उसकी आंखों के सामने लटका हुआ था। लक्ष्य खन्ना को काफी टॉर्चर किया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। लेकिन जैसे ही उसने रुद्रा को देखा, वो बेहद एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। आखिर लक्ष्य खन्ना ने रुद्रा को देखकर ऐसी चीख क्यों मारी थी? कबीर झा के खिलाफ उसके पास ऐसा कौन सा राज था? क्या रुद्रा उस रात उससे सच उगलवा पाया था?